चांद सितारे एक तरफ, चांद सितारे एक तरफ, उसका होना एक तरफ, चांद सितारे एक तरफ, उसका होना एक तरफ है तुम्हारी आंसर शीट और उसमें लिखा है फेल, वो एक तरफ। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना इरशाद भैया। और आंसर शीट में अगर तुम्हें फेल नहीं देखना ना, तो इस वन शॉट को डिटेल में पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इस वन शॉट के अंदर सारी थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर जितने भी पेपर हो सकते हैं, सबके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप सभी का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सबके मैं वन शॉट बना चुका हूं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जितने भी आपके लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, कोई चैप्टर आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हो और फेल होने से बच सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? अरे यार, इस चैप्टर में तो मुझे एनर्जी मीटर एकदम दोबारा हाई चाहिए, तुम लोगों का ये तो फेवरेट चैप्टर है ना। बट जितना आसान लगता है ना चैप्टर, उतना आसान है नहीं, है ना, थोड़ा बहुत मुश्किल भी है, बट मैं इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। लोड नहीं लेनी, वाई टू फियर व्हेन पी के बिहेवियर। ठीक है जी, करें शुरू। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म से, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अब बच्चे बोलेंगे भैया रिप्रोडक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन ना समझ ही नहीं आई। देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी जो पेरेंट होते हैं वो नई जनरेशन को जन्म देते हैं। राइट, जैसे आपके पापा मम्मी ने आपको जन्म दिया है ना, तो आप क्या हुए, उनके ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चों को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यानी रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, है ना, अपना जैसा। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉगी का बच्चा है तो वो डॉगी ही दिखेगा, है ना, शेर का बच्चा है तो शेर ही दिखेगा, ह्यूमंस का बच्चा है तो ह्यूमन ही दिखेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीशीज इधर से उधर हो जाए, अरे भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये आता है क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? तो आंसर है नॉट अ लाइफ प्रोसेस। मैंने ये चीज आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी बताया था कि लाइफ प्रोसेस वो होता है जो कि जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, यानी अगर आपने वो काम नहीं करा तो आप मर जाओगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना कोई मरता है क्या यार? अरे इमेजिन करो एक कपल है, उन्होंने ये सोचा कि अब से हम कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो क्या वो मर जाएंगे? अरे नहीं यार, नहीं मरने वाले, जिंदा रहेंगे। तो यानी रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस तो नहीं है भैया, ये तो हमको समझ आ गया। फिर भैया रिप्रोडक्शन करना ही क्यों है? वाई डू वी नीड टू डू रिप्रोडक्शन? मैंने कहा भाई कुछ इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, दिमाग को सही जगह पर बेटा, है ना, हाँ सही जगह पर। क्या है इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली एडवांटेज है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी। यानी यार देखो, आपके पापा और आपकी मम्मी की वजह से आपने जन्म लिया, कल को आपकी शादी, ओहो हो मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे। तुम्हारी हो जाए ना बेटा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यानी कल को तुम भी स्पीशीज आगे बढ़ाओगे, है ना। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो याद रखना, इंश्योर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशी डू नॉट डाई आउट, यानी मर ना जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके पापा मम्मी के जो कि आप में आए होंगे, है ना, वो किस वजह से हो पाए? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन रुक जाएगी भाई, सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी बचे दो पॉइंट, एक है वेरिएशन और सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन दोनों पॉइंट्स को मैं अभी डिटेल में समझाता हूं, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको ये पॉइंट समझाया ना तो आपको समझ नहीं आएंगे। एनसीईआरटी के अंदर ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि तुमने पढ़ा होगा और तुम बोलते हो भैया ये तो समझ ही नहीं आया, और बहुत सारे टीचर उसको स्किप कर देते हैं। तो ये जो दो पॉइंट है, इनको समझाने से पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। भैया कौन से टर्म यार? अरे कुछ नहीं है यार, बायोलॉजी के कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं, छोटे मोटे टर्म्स है, वो टर्म्स पढ़े, है ना। उन टर्म्स को पढ़ने से पहले ये देखो, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज? क्या कहते हो, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा, क्या तुम उनके जैसे एकदम सेम दिखते हो? नहीं भैया, सेम तो नहीं दिखते। कहां आपके पापा इतने सुंदर, कहां आपकी मम्मी इतनी सुंदर, और तुम मजाक कर रहा हूं, है ना।
मूर्ख बालक मूर्ख बालिका, मजाक कर रहा हूं, है ना, दिल पे नहीं लेनी, तुम भी सुंदर दिखते हो, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन लेकिन आप एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो। क्यों नहीं हो आप एग्जैक्ट कॉपी? इसको समझने के लिए कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है डीएनए। किस किस को पता है डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म तुम्हें पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लास 9th, ओ हो 9th क्लास में तो पढ़ाई नहीं करी तुमने, कोई बात नहीं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये होता क्या है, देखते हैं डेफिनेशन। इट इज अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में होता है, और दैट कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? नेक्स्ट जनरेशन। यानी ये कोई ऐसी चीज है ना जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, है ना, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। इतना समझ लो, इसको हम बोलते हैं डीएनए, जो कि कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर आती है एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब देखो, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। डीएनए के साथ बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन को मिलके हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर आती है एक और टर्म जो कि क्रोमोसोम। भैया ये क्या है यार, परेशान कर दिया है यार आपने यार। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सुन, क्रोमोसोम क्या है? जब सेल डिवाइड होता है, ये भी 9th क्लास में पढ़ा था, सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड होता है तो ये जो डीएनए थे ना, जो कि ऐसे थ्रेड लाइक पड़े थे, वो एक शेप में आ जाते हैं। यानी ये डीएनए जो कि ऐसे रेंडमली पड़े हुए थे, अब वो क्या करते हैं? वो कुछ शेप बनाने लगते हैं, ऐसी कोई ऐसी शेप बनाने लगते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के ड्यूरिंग ये शेप बन के आती है। ये जो आपको शेप दिख रही है ना, ऐसी प्रकार की एक शेप बन के आती है। कब? जब सेल डिवाइड करता है, और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है जी भैया, हमको ये कुछ टर्म्स तो समझ आ गए, ठीक है भैया। पर ये टर्म समझाई क्यों? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, याद है? याद है? बताओ क्या सवाल पूछा था? क्या तुम अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी हो? तुम बोलोगे नहीं है। आप सोचो क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो? बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो एक सेल है, एक सेल है, ये है पेरेंट सेल, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए, ठीक है। ये पेरेंट सेल है। अब मान लो इसको डिवाइड होना है दो नए सेल के अंदर, है ना, है ना, रिप्रोड्यूस करना है और दो नए सेल बनाने हैं। तो होगा क्या? सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए ना अपनी फोटोकॉपी करने लगेगा। इमेजिन करो डीएनए है, डीएनए गया है बगल वाले दुकान वाले भैया के पास, भैया एक फोटोकॉपी निकाल दो ना यार। भैया बोले क्या काम? भैया वो अपन को रिप्रोड्यूस करना है, तो मेरी फोटोकॉपी बनाओगे तभी तो मैं दो लोगों में डिवाइड कर पाऊंगा। अरे एक डीएनए दो लोगों में कैसे बटेगा? फोटोकॉपी करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है? ये डीएनए बेचारा फोटोकॉपी करता है, लेकिन कभी कभार फोटोकॉपी की मशीन में एरर निकलता है, निकलता है नहीं निकलता है ना। फोटोकॉपी तुमने तो बहुत कराई है, फर्रे लेके जाते हो स्कूल में, ओके सॉरी। तो मतलब फोटोकॉपी की मशीन में मान लो कोई एरर निकला और डीएनए कॉपिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो नए ऑर्गेनिज्म बने वो नए ऑर्गेनिज्म अलग अलग है ना, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपिंग के दौरान एरर हो गया। यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम रीड करते हैं कि आखिर हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखते। तो उसका आंसर ये है, देखना, डीएनए एक्ट्स एज द ब्लूप्रिंट। डीएनए एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन होता क्या है? जब भी द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल रिसीव्स वन डीएनए कॉपी। दोनों के पास एक एक डीएनए की कॉपी आती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है? न्यू सेल्स आर सिमिलर बट मैनी मे हैव स्लाइटली वेरिएशन। यानी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बस कुछ छोटा सा वेरिएशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपिंग में एरर आ गया। क्या है रीजन? डीएनए कॉपिंग के एरर की वजह से, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ये जो एरर आया ना डीएनए कॉपिंग में, इससे चेंजेस आ गए, और इन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अरे बदलाव, बदलाव आ गए ना, हाँ। तो वेरिएशन क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है, वेरिएशन आर डिफरेंसेस इन ट्रेट अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। और ये आते किसकी वजह से? ये आते हैं एरर इन डीएनए कॉपिंग। भैया डीएनए कॉपी कर रहा था, मशीन में कुछ एरर आ गया, और ले भाई वेरिएशन आ गया, बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। समझे? समझे? जैसे पुराने जमाने में और अब में बहुत बदलाव आ गए। वैसे ना लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में और आज में क्या बदलाव है। एक बहुत मैं ऑनेस्टली चीज बताता हूं। पहले जमाने में ना अगर कोई 60% ला देता था 10th के अंदर, 12th के अंदर, तो उसको डायरेक्टली नौकरी मिल जाती थी। आज के समय में
बच्चे 95 लाए, 99 लाए ना, तो भी उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। इतनी मेहनत लगानी पड़ती है आज के समय के स्टूडेंट्स को। ऊपर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, पहले फोन वगैरह होता नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होते थे, अब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है। और जब से बच्चा पैदा होता है तब से आईआईटी की तैयारी कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे, तो कितने बच्चे ना आज के समय पर कितना प्रेशर झेलते हैं कितनी कम उम्र के अंदर। ठीक है, तो तुम सब वॉरियर हो। ठीक है, पहले जमाने में इतना नहीं था स्ट्रगल, आज बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ पढ़े। देखो तो ये क्या हुआ, डीएनए कॉपिंग से क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन से होता है एवोल्यूशन। क्या होता है, वेरिएशन से होता है एवोल्यूशन। तुम पूछोगे भैया एवोल्यूशन क्या है, देखो भैया पहले हमारे पूर्वज ऐसे दिखाई देते थे, तुम बोले भैया हमारे तो नहीं थे, अरे सबके ऐसे ही थे। तो ये धीरे 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 क्या हुआ, वेरिएशन होते गए, चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, और फाइनली हम ऐसे दिखने लग गए, यानी एवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्या बात समझ में। अब एक बार मैं वापस से आता हूं रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो कि मैंने आपको एडवांटेजेस बताई थी। तो ये दो एडवांटेजेस आप ध्यान से देखो। रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ना यार, तभी तो क्या हो पाएगा, एवोल्यूशन हो पाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो इन्वायरमेंट बदलता रहता है और बॉडी भी क्या होते रहते हैं, वेरिएशन आते रहते हैं बॉडी के अंदर, जिस वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं इस एनवायरमेंट के अंदर। बहुत बढ़िया, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब पता है एक सवाल आता है, बहुत बार आता है पेपर के अंदर, इज वेरिएशन ऑलवेज यूजफुल। ये जो वेरिएशन के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, क्या ये हमेशा यूजफुल होता है। देखो बेटा, मुझे पता है जो शुरू के 10-15 मिनट होते हैं ना इस चैप्टर के, वो थोड़े से ना बोरिंग होते हैं, मजा नहीं आता। धीरे धीरे मजा आएगा, शुरू के 10-15 मिनट निकाल लो। ठीक है, हाँ। वेरिएशन क्या हमेशा यूजफुल होता है। तुम बोलोगे भैया हाँ होता तो है यार, देखो यूजफुल है। मैंने कहा नहीं, हमेशा नहीं होता, है ना, हमेशा नहीं, कुछ तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहां पर क्या एक्सेप्शन है, एक कहानी आपको मैं बताता हूं, मौत की कहानी है। क्या बोला, एक इंसेक्ट हुआ करता था मौत, एक इंसेक्ट हुआ करता था मौत, मौत की कहानी यानी उसकी डेथ हो गई भैया। कैसे हो गई, देखो इस प्रकार से एक इंसेक्ट हुआ करता था मौत। तो क्या हुआ कि मौत ना, उसका कलर ऐसा था कि वो पेड़ वगैरह में छुप सकता था। ठीक है, बट क्या हुआ, अचानक से वेरिएशन आ गए एक दिन। वेरिएशन क्यों आए, क्योंकि भैया जो डीएनए कॉपिंग थी उसमें एरर हो गया। अब बेचारे का रंग बदल गया, और जैसे उसका रंग बदला तो अब वो पेड़ में छुप नहीं पाता। तो जो बड़े बड़े जानवर थे उसको देख लेते थे, उसको खा जाते थे। तो मौत की मौत हो गई भैया, आरआईपी हो गया है। आरआईपी लिख दो कमेंट्स के अंदर, आरआईपी फॉर मौत। 2 मिनट का पीस ठीक है, हाँ। तो यानी कलर बदल गया। तो याद रखना, ऑलवेज नॉट यूजफुल, हमेशा जरूरी नहीं है यूजफुल ही हो, कभी यूजफुल होगा, कभी यूजफुल नहीं भी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या ये चीज हमको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बदल रहा है, सर्वाइव के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला, वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीशी बाय प्रिवेंटिंग इट एक्सटिंक्शन। यानी कभी कभार एनवायरमेंट बदलता है तो बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो उससे कौन बचाता है, वेरिएशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगला, यूजफुल वेरिएशन आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन होता है। तो यानी वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होता है, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट, वेरिएशन इन डीएनए लीड डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर्मिंग वेराइटीज विद इन दी स्पीशीज। यानी अगर आपने देखा हो, हम ह्यूमन है, हम सबकी स्पीशीज सेम है, लेकिन हम सब अलग अलग है। क्यों, क्योंकि वेरिएशन हुए। इससे क्या हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब स्पीशीज तो एक है बट वेरिएशन इतने सारे हैं ना, तो सब अलग अलग है। तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की। अच्छा, इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, तुमने देखा हो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, पता है आपको, बैक्टीरिया ना वेरिएशन की वजह से जिंदा रहता है। पहले जो बैक्टीरिया होते थे ना, वो कम टेम्परेचर में सर्वाइव करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ने लगा तो बैक्टीरिया के अंदर भी वेरिएशन आने लगे, और वही बैक्टीरिया अब ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है भैया। ठीक है, तो ये इसका एक क्वेश्चन भी आया था, एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन हेल्प पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन सच एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हुआ क्या था, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन बदली तो कुछ कुछ वेरिएशन आए, है ना, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से वो वाले बैक्टीरिया जो कि ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते थे, वो तो सर्वाइव करने लगे, और बाकी वाले बैक्टीरिया मर गए। ठीक है, तो वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चन देखें, क्या कहते हो।
एनर्जी अभी से डाउन हो गई? अरे लो लो काहे लग रहे हो मुझको यार, अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई, पढ़ लो यार पढ़ लो, एग्जाम पास आ गए हैं, पेरेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ फोन में लगे पड़े हो, कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो, पढ़ लो। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, डीएनए कॉपिंग जब होता है तो उससे कैरेक्टर्स कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में चली जाती है, पहला पॉइंट। अगला, इट इंश्योर्स दैट बेसिक बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग आर सिमिलर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो हमारे मम्मी पापा की तरह ही है, क्यों? डीएनए कॉपिंग की वजह से। और लास्ट, डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर्स आते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, और वो वेरिएशन बहुत यूजफुल है, उसकी वजह से ही तो हम अडेप्ट कर पाए हैं भाई। हाँ ठीक है, स्मॉल वेरिएशन ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी अडेप्ट कर पाते हैं अलग अलग सिचुएशन के साथ। चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। Why is variation beneficial to the species but not necessarily for an individual? यानी ये जो वेरिएशन है ना, ये वैसे तो हेल्पफुल है, बट अगर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचें तो उसके लिए शायद बेनिफिट ना भी करे। तो इसमें किसका एग्जांपल लिख के आओगे? मौत का। मौत के साथ क्या हुआ था? मौत हो गई थी, ठीक है। वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज बिकॉज इट हेल्प सम इंडिविजुअल सर्वाइव। एक स्पीशीज में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, वेरिएशन की वजह से कुछ तो जीवित रहेंगे, कुछ मर जाएंगे भैया, है ना। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, इमेजिन करो मैं हूं, मेरे अंदर अचानक से वेरिएशन आ गया, मतलब जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें एक वेरिएशन आ गया। क्या वेरिएशन आ गया? कि वो ठंडे एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा वो सब तो देख कितनी जल्दी इमेजिन करा ना। ऐसा नहीं प्रशांत भैया आपकी जगह हम कुर्बानी दे दें, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है तुम में, कोई बात नहीं। हाउएवर इट मे नॉट बेनिफिट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं करेगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, क्या? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जहां पर दो पेरेंट्स होंगे, जैसे ह्यूमंस में होता है। एक होता है एसेक्सुअल, जिसमें एक ही होता है। वो तुमने लाइन सुनी है ना, सेल्फ लव। सेल्फ लव की जो लाइन है उसको बहुत सीरियसली ले लिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है आई एम सफिशिएंट, मैं खुद के साथ खुद कर लूंगा और मैं खुद ही नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर लूंगा, समझ रहे हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो सारे टाइप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का, ठीक है। तो एसेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट होता है, इसके अंदर दो पेरेंट होते हैं। अब एसेक्सुअल के अंदर गैमीट नहीं बनते। गैमीट क्या होता है भैया? ये तो हमें पता ही नहीं। मैंने कहा अरे लोड मत ले भाई, गैमीट होते हैं सेक्स सेल। क्या होते हैं? सेक्स सेल। यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म सेल होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है, तो वो प्रोड्यूस नहीं होते एसेक्सुअल के अंदर, क्योंकि एक ही है ना यार, जबकि यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगला, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल्स, यानी अगर आप सोचोगे क्योंकि यहां पर एक ही पेरेंट है, तो जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा ना वो ऑलमोस्ट सेम होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। जबकि यहां पर क्या होगा? वेरिएशंस होते हैं। याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स हैं ना यार। अगला, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है, सिंपल है, जबकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंस तो तुम्हें समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या आता है? विच इज बेटर, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? बताओ, सोचो क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा बेटर, कौन सा बेटर रहने वाला है? लगाओ दिमाग, मैं बताता हूं। ये सवाल देखो कितनी बार पूछा गया है, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर। ये तुम्हारे भी पेपर में आ जाएगा। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। क्यों बेटर है भैया? अरे सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना यार, वेरिएशन आते हैं, और जब वेरिएशन आते हैं तो जो स्पीशीज होती है ना वो अडेप्ट कर पाती हैं, और जब स्पीशीज अडेप्ट कर पाती हैं तो क्या होता है बोलो? हाँ, जनरेशन आगे चल पाती है। तो आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू वेरिएशन, यानी यहां पर वेरिएशन होता है। दीज वेरिएशन हेल्प स्पीशीज टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट एंड प्रमोट एवोल्यूशन। इससे एवोल्यूशन होता है और वो एनवायरमेंट के चेंज के हिसाब से रह पाते हैं। जबकि एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशन नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट। याद रहेगा, बहुत बार पूछा गया है भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें, एक असर्शन रीजनिंग का है, असर्शन पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। क्या लगता है, क्या ये बात सही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल आते हैं? हाँ भैया एकदम ट्रू है, अभी तो पढ़ा। रीजन, डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम वन पेरेंट विद हाई एक्यूरेसी। यस,
एक पेरेंट से ही डीएनए कॉपी होता है और एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, तो इसका रीजन भी सही है, यानी इसका आंसर आएगा ए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। और सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है फिजन। अब ये फिजन क्या होता है वो तो मैं आपको समझा देता हूं डिटेल के अंदर, बट एक चीज याद रखना है, बायोलॉजी जो है ना उसमें आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ना आंसर जितना तुम अच्छा लिख के आ पाओगे उतने ही अच्छे तुम्हारे स्कोर आएंगे। कुछ कुछ बच्चे तो क्या लिख के आते हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। फिर टीचर भी सिग्मा है, टीचर लिख रहे हैं क्या, भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो भैया ऐसा मत करा लेना तुम अपने साथ, ठीक है ना। हाँ, तो इनके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस डालो। चलो, फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब होता है टूटना। हाँ, वैसे ही जैसे तुम्हारा दिल भी टूटा था। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये होता है, ठीक है। इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर न्यू इंडिविजुअल, यानी एक पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर टूट जाएगा। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, जिसके अंदर एक पेरेंट सेल, बाइनरी का मतलब दो होता है बेटा, तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर टूट जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, दो के अंदर टूट जाएगा। अब ये प्रोसेस होता कैसे, एक बार मैं आपको डिटेल में समझा भी देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये एक पेरेंट सेल है, इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करेगा, यानी ये जो न्यूक्लियस है ना, यहां पर दो न्यूक्लियस बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, दो न्यूक्लियस बनने लगेंगे। फिर क्या होगा, ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ डीएनए, यहां पर डीएनए कॉपिंग भी हो जाएगी, ये बीच में से टूटने लगेगा और ऐसे क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन के आ जाएंगी और दोनों के पास क्या होगा, डीएनए की कॉपी होगी, ठीक है। अब ये जो बाइनरी फिजन है ना, इसके एग्जाम्पल होते हैं और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, समझाता हूं, टेंशन मत लो। बेसिकली क्या होता है ना, ये अलग अलग टाइप का होता है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। सबसे पहला होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन, फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, फिर आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये ऑब्लिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन, एग्जांपल से समझाते हैं, आ जाओ। जैसे कि अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, ये अमीबा है, इसको तो देखा ही होगा, ये तो हर जगह आ जाता है। तो जब अमीबा डिवाइड करता है ना, वो करता तो बाइनरी फिजन ही है, लेकिन इररेगुलर, यानी कहीं से भी टूट जाएगा, जहां से मन करेगा वहां से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इररेगुलर, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं इगुलेना, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है, यानी ऐसे बीच से कट जाता है। कैसे कट जाता है, ऐसे। जबकि अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, इसके बारे में भी सुना होगा लाइफ प्रोसेस में, ये ऐसे कटता है इस डायरेक्शन में। देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इनके ना एग्जाम्पल याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या है, इग्लिना, उसके अलावा इसका क्या है, पैरामीशियम, इररेगुलर का क्या है, अमीबा, ठीक है। वैसे जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, इसका एक और एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं लीशमानिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, समझाता हूं। लीशमानिया क्या है, आपने कभी सुना है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बीमारी करता है। पुराने टाइम पे बहुत चलती थी बीमारी, क्या बोलते हैं उस बीमारी को, कोई बता सकता है क्या बोलते हैं उस बीमारी को, मैं आपको लिखवा भी देता हूं। जो लीशमानिया होता है ना, क्या करता है, काला अजहर डिसीज, ये आपने बीमारी सुनी होगी, काला अजहर। तो वो जो डिसीज है वो इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। तो याद रखना ये कैसे टूटता है, लॉन्गिट्यूडनल, कैसे, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। यहां पर इसका डायग्राम भी है, ये लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बाइनरी फिजन ही करता है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया बाइनरी फिजन। फिर हम किसके ऊपर बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। क्या है भैया, अब ये मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन के अंदर ये जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, याद रखना, ये जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इन सबके एग्जाम्पल पे सवाल आता है हर बार। यानी तुमसे क्या बोला जाएगा, तुमसे एक एग्जाम्पल दिया, मान लो तुमसे बोला जाए अमीबा, अब बताओ अमीबा कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करता है, तुम्हें पता होना चाहिए बाइनरी फिजन करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मल्टीपल फिजन क्या है, इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल, बहुत सारी डॉटर सेल बनाता है। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसको मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। देखो, ये है प्लाज्मोडियम, ये पेरेंट सेल है। अब ना न्यूक्लियस डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और देखो कितने सारे न्यूक्लियस हो गए। इसके पास ना एक वॉल होती है, ये जो तुम वॉल देख पा रहे हो ना, इस वॉल को हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। ये वॉल है भैया, ठीक है। और जब इसको सही कंडीशन मिलती है तो ये वॉल ब्रेक कर जाती है और ये जितने भी छोटे 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 डॉटर सेल बने थे सारे बाहर निकल जाते हैं और ये सारे डॉटर सेल नए प्लाज्मोडियम
बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका डायग्राम है प्लाज्मोडियम का। अच्छा, प्लाज्मोडियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वही है जो कि मलेरिया डिसीज को फैलाता है। ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट इसको हम बोलते हैं। मलेरिया वाला जो डिसीज है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स रेपिटेडली टू प्रोड्यूस द सेवरल न्यूक्लियाई। बहुत सारी न्यूक्लियाई बन गई, दिख रहा है कितनी सारी बन गई भैया। फिर क्या होता है? अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अ सिस्ट वॉल फॉर्म्स अराउंड अ पेरेंट सेल। यानी एक पूरी कंडीशन, जब आपको अच्छी कंडीशन नहीं मिलती तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सिस्ट की, सिस्ट बचा के रखता है। और जैसे ही अच्छी कंडीशन मिलती है ये सिस्ट वॉल टूट जाती है और ये सारे के सारे डॉटर सेल बाहर आ जाते हैं। क्या बात समझ में आई? अरे दिमाग में गया भाई, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन आया, द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। देखो इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना तुम्हारे पेपर के अंदर, जो भी दिख सकता है सब कुछ मैं करा रहा हूं यार। ठीक है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बीच में क्या डिफरेंस है? बाइनरी फिजन, पहले डेफिनेशन लिख दो, दो डॉटर सेल बनते हैं, यहां पर मल्टीपल डॉटर सेल बनते हैं। उसके अलावा बाइनरी फिजन बहुत सिंपल होता है और फास्ट होता है, जबकि मल्टीपल फिजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है। फिर एग्जांपल भी लिख सकते हो। उसके अलावा मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस बार 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 टूटता जाता है बहुत बार, जबकि बाइनरी फिजन में क्या होता है? डिवीजन कैन अकर इन एनी प्लेन। यानी वो जो एक पेरेंट सेल होगा वो उसको टूटना है बस दो भाग के अंदर, कैसे भी टूट सकता है, लॉन्गिट्यूडनली भी टूट सकता है, ट्रांसवर्स भी टूट सकता है, या तो इरेगुलर भी टूट सकता है। चलिए, तो ये इसके बीच का कुछ डिफरेंस है। ये एग्जांपल्स जो है वो हमेशा हमें याद रखने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर। क्या लगता है ये कौन है? ये कौन है? तुम खुद बताओगे। अभी मैंने बताया था काला आजार कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, और ये कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? बाइनरी, बाइनरी फिजन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू लीशमानिया एंड प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एंड मेंशन द डिफरेंस इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लीशमानिया तो करता है बाइनरी, और प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम मल्टीपल, है ना, याद आया है ना? वो क्या करता है? वो बहुत सारे बना लेता है। ठीक है, तो इनका बीच का डिफरेंस क्या है कि ये तो है बाइनरी फिजन और वो है मल्टीपल फिजन। ठीक है जी, बस आपको इतना बताना था, डिटेल में आप समझा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है फ्रेगमेंटेशन। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया, उसको साइड रख दो। क्लियर हो गया भैया, दिमाग के अंदर एकदम क्लियर हो गया, क्लियर। क्या आया समझ में? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। अगला है फ्रेगमेंटेशन। नाम से समझ आ रहा है कुछ तो टूटेगा फ्रेगमेंट के अंदर, है ना? जैसे तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, वैसे यहां पर भी फ्रेगमेंट्स में टूटेगा। इसका एग्जांपल याद रखना, स्पाइरोगाइरा। क्या है स्पाइरोगाइरा? ये इसको ना अपन हिंदी में वो नहीं होता, अरे वो तुमने अगर पॉन्ड वगैरह में, लेक वगैरह में काई, काई देखिए, काई हरे रंग की, हाँ तो वही है स्पाइरोगाइरा। ये काई है, काई काई हाँ इसी को काई बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? It is the type of asexual reproduction in which organism break into two or more fragments and each fragment grows into a new individual. हर एक फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बना देता है। बहुत बढ़िया। Occurs when the organism mature। यानी ये जो स्पाइरोगाइरा है, देखो ये स्पाइरोगाइरा ऐसे मैच्योर होता जाएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया स्पाइरोगाइरा का। ठीक है, एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी पढ़ सकते हो, यही है, सेम ही है डायग्राम। तो क्या होता है, जैसे मैच्योर होता है ये तीन फ्रेगमेंट्स में टूट गया, अब ये तीनों फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। दिस हैपेंस इन द फेवरेबल कंडीशन, इनफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। आई बात समझ में? फेवरेबल कंडीशन में ही ये होने वाला है। अगली चीज, in complex multicellular organism this type of reproduction is not possible because their cell are organized into tissue and organ। इसको स्टार मार्क करो और समझाता हूं। देखो, क्या ये टाइप का रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जैसे कि हम? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास एक सेल नहीं होता, उनके पास टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये बात हमें समझ में आ गई। स्पाइरोगाइरा एग्जांपल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन ना एक मतलब तुम ऐसे समझो, एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ये तुम्हारे पास शक्ति आ जाए ना तो तुम मजे ही मजे हो जाए तुम्हारे। इस शक्ति में क्या होता है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको तुम तीन टुकड़ों में डिवाइड करोगे, काट दोगे बीच से, तो तीनों टुकड़ों में तीन नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। है ना? ऐसा लग रहा है किसी मूवी की स्क्रिप्ट है कि भाई इसको मैं काट रहा हूं और नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। मैं कहा, अरे भैया ये तो अलग ही है ना? तो इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या होता है? the ability of fully differentiated organism to give rise to new individual from their body parts when
कट इनटू पीसेस। जैसे ही मैं उसको पीसेस में काट दूंगा, हर एक पीस में नया ऑर्गेनिज्म बन गया। छिपकली को देखा है, पूंछ काट देते हो तो पूंछ वापस से ग्रो कर लेती है। अगर मेरे पास ये पावर होती, कोई मेरा हाथ काट रहा है, मैं वापस से हाथ ग्रो कर लेता, भैया मजा ही मजा हो जाता है ना। तो इसका एग्जांपल है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो हाइड्रा, हाइड्रा और एक है प्लेनेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेरिया है, ठीक है। प्लेनेरिया कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसको जितना तुम काटते जाओगे उतने नए ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे। सिमिलरली हाइड्रा को भी अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो दो नए हाइड्रा बन जाएंगे। ये हाइड्रा थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या है ये ऑर्गेनिज्म है बेटा, क्या है ऑर्गेनिज्म, प्लांट नहीं है ये, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ में आ गया। प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस देखते हैं इसका। कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनकी मदद से ये प्रोसेस होता है। दीज सेल मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ मास ऑफ सेल, दिस मास अंडरगो डिफरेंशिएशन, यानी ये जो सेल होते हैं मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फिर वहां पर क्या होता है, जो पार्ट है, जो भी पार्ट कटा है वो पार्ट रिकवर होने लगता है और नया ऑर्गेनिज्म धीरे 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 क्या करने लगता है, बनने लगता है। ठीक है, ये चीज क्या आपको समझ में आ गई, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बनने लगता है। तो ऐसे तीन ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन आया भी था, अगर प्लेनेरिया को तीन पार्ट्स में कट करें तो क्या होगा, अरे तीन नए प्लेनेरिया बन जाएंगे भाई, है ना। बताओ क्या पावर है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जो स्पाइरोगायरा होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है और प्लेनेरिया रीजनरेशन से। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। हाँ, अगर इतना पढ़ा था तो इतना ये तो समझ आ ही गया होगा, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर स्मॉलर पीसेस, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। अरे भैया नए इंडिविजुअल में बन गया, यानी रीजनरेशन हो गया। भैया कितनी अच्छी ताकत है ना, ऐसा अगर तुम्हारा दिल भी टूट जाए और दिल भी वापस से जुड़ जाए तो पावर तुम भी इस्तेमाल कर पाते, है ना, हो सकता है ना। वैसे तुमने देखा है कि लड़कियों को क्या बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी करवा देंगे, और लड़कियां फिर हाँ शादी हो जाएगी अब तो पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर ही अगर किसी लड़के को ये बोल दिया जाए कि पढ़ाई नहीं करोगे तो शादी करा देंगे, तो ये जो एक डेढ़ घंटा पढ़ रहा है ना, ये वो भी छोड़ देगा, करा दो करा दो करा दो। देखा तुमने, हाँ ऐसे करते हैं ये लोग। ठीक है, चलो। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन क्या एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है? देखो लॉजिकली नहीं, रिप्रोडक्शन ना ऑर्गेनिज्म खुद करता है, बट रीजनरेशन एक्सीडेंटली हो रहा है, यानी अगर कोई काट देगा तब हो जाएगा, पर रिप्रोडक्शन तो खुद करता है ऑर्गेनिज्म। यानी रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन अलग अलग है भैया। देखो, इन रीजनरेशन रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, नॉट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी यहां पर कोई नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा। अगर एक्सीडेंटली आपका कोई पार्ट कट हो गया तो वो पार्ट वापस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इट अकर्स थ्रू द सेल डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन आफ्टर इंजरी। ठीक है, जबकि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। तो यानी रीजनरेशन हम बोल सकते हैं एक टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, पार्ट्स वापस से आ रहे हैं, बस सिंपल, बहुत बढ़िया, समझ आया। एक और क्वेश्चन, व्हाई इज रीजनरेशन पॉसिबल ओनली इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बट नॉट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। मान लो हम है, हमारे अंदर तो रीजनरेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यार देखो, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, तो उसके अंदर टिश्यूज आ जाते हैं, ऑर्गन आ जाते हैं, और उनको रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्यों होता है? सिंपल सी चीज है, बिकॉज दे हैव सिंपल बॉडी डिजाइन एंड लेस स्पेशलाइजेशन। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ना प्लेनेरिया, इनका सिंपल बॉडी डिजाइन है और कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है। ठीक है, देयर सेल कैन डिवाइड एंड फॉर्म ऑल बॉडी पार्ट्स। जबकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होगा, सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड, सो दे कैन ओनली रिपेयर टिश्यू। यानी टिश्यू रिपेयर हो सकता है, रीजनरेट नहीं हो सकता। अगर मेरा हाथ कट गया तो यहां पर जो चोट होगी वो भर जाएगी, लेकिन मेरा हाथ वापस नहीं आ पाएगा भैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले टाइप का रिप्रोडक्शन देखते हैं, जो कि कौन सा है, जो कि है बडिंग। अब बडिंग क्या है? देखो, बडिंग नाम से समझ आ रहा है, एक बर्ड आ जाएगा। बर्ड, बर्ड क्या होता है? वो देखा है तुमने, वो आता था पहले, एक कार्टून आता था, शिनचैन हगे मारू, उसमें उसके ऐसे सिर पे मारते थे और उसके ऐसे हो जाता है, टिंग डिंग 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 डिंग। देखा है, देखा है, तो उसके सिर पे ऐसे हो जाता है। तो वही बडिंग है। बडिंग क्या है? द प्रोसेस, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल आउटग्रोथ, यानी एक बर्ड आता है, दैट डेवलप्स on the parent body, grows by repeated cell division and finally detaches from a new individual। यानी
एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक बर्ड ग्रो करेगा, वो बर्ड बड़ा बनता जाएगा, वो फाइनली पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसका डायग्राम और इसका एग्जांपल, ये जो है दो एग्जांपल यहां पर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं यीस्ट, ये है यीस्ट, ठीक है। तो यीस्ट क्या होता है, देखो एक बर्ड बन गया, अब ये बर्ड बड़ा होता जाएगा और उसके बाद क्या होता जाएगा, ये अपनी चेन बनाता जाएगा, ऐसे चेन बना ली और फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये सारे एक 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 यीस्ट बन जाएंगे। सिमिलरली अगर हाइड्रा का देखें, ये डायग्राम बहुत बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लेना। हाइड्रा में देखो एक बर्ड आया, बर्ड से धीरे 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 छोटा सा हाइड्रा बनने लगा, हाइड्रा बड़ा होने लगा और उसके बाद यहां से वो डिटैच हो गया, यानी यहां से वो रिमूव हो गया और दो हाइड्रा अलग अलग हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना। इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेक्टली मैच। कौन सा करेक्ट है भैया, बता दो एबीसीडी में से, सिंपल है। कौन सा, हाइड्रा जो है वो बडिंग करता है, यस बहुत सही। अब देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द करेक्ट मैच। आपको मैचिंग करानी है, मैचिंग मैचिंग खेलते हैं, आ जाओ। लीशमानिया दिख रहा है तुम्हें यहां पर, मैं थोड़ा जूम कर दूं। लीशमानिया क्या करता है, लीशमानिया करता है बाइनरी फिजन, लीशमानिया करता है बाइनरी फिजन। स्पाइरोगैरा करता है फ्रेगमेंटेशन। प्लेनेरिया करता है क्या बताओ, प्लेनेरिया करता है रीजनरेशन, और प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन। बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब आप ऑप्शन को मैच कर लेना और आंसर को मुझे बता देना। क्या आ रहा है आंसर, जरा एक बार बता दो, क्या आ रहा है आंसर, सी आ रहा है क्या आंसर, एस का क्या है, S2 है, बहुत बढ़िया। आर क्या है, आर है 1, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अगला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। भैया ये क्या नई बला है, देख तूने ब्रेड देखी है, ब्रेड, ब्रेड को अगर तू बाहर छोड़ देगा 10 दिन 5 दिन 15 दिन, तो ना ब्रेड के ऊपर वो अजीब सी जाती, फंगस हो जाती, फंगस, देखा देखा, क्या करते हो भैया, जैम लगा के खा लेते हैं, अरे नहीं भाई मत खा लेना, क्या करते हो, फेंक देते हो। तो वो देखा तुमने इतनी जल्दी वो कैसे स्प्रेड हो जाती है फंगस, क्यों, वो जो फंगस हो रही है ना ब्रेड, उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और उसका एक और नाम होता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं राइजोपस। क्या बोलते हैं, राइजोपस। तो ये जो ब्रेड मोल्ड होती है इसको हम बोलते हैं राइजोपस। तो तुमने कभी सोचा है इतनी जल्दी कैसे फैलता है, क्योंकि ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है जो कि बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। और ये डायग्राम भी पूछा गया है, मतलब बनाने को नहीं आता, लेबलिंग के लिए आता है। आजकल ज्यादा डायग्राम ना लेबलिंग के लिए आते हैं। तो देखो ये क्या है, राइजोपस, राइजोपस के कुछ पार्ट होते हैं। ये जो तुम गोला सा देख पा रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसके अंदर दाने हैं, उन दानों को हम बोलते हैं स्पोर्स, उन दानों को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। इसकी जो बॉडी है, ये जो नीचे की पूरी बॉडी है, इसको हम बोलते हैं हाइफा। क्या बोलते हैं, हाइफा, ठीक है जी। अब पहले देखो इसमें से रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये वाला स्पोरेंजियम। क्यों, क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर है स्पोर्स, और ये स्पोर्स पता है क्या करते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ये दाने ना जहां भी फैल जाते हैं, मतलब मान लो ये दाना उड़ के इधर चला गया, दूसरी ब्रेड पे चला गया, तो ये दाना वहां पर एक नया राइजोपस बना देगा भाई, समझे, एक नया राइजोपस वहां बन जाएगा। तो यानी सारा गेम इस दाने का है। तो इस दाने को कौन लेके बैठा है, कौन, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम तो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जबकि हाइफा क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है, ठीक है, ये बर्स्ट होता है, ये बर्स्ट होता है, स्पोर्स फैल जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, इनके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, यानी इनके पास ना एक सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी है, तो ये खुश रहते हैं। बट जैसे इनको अच्छी कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि मॉइस्चर वगैरह मिल गया, पानी वगैरह मिल गया, तो वैसे ये क्या होते हैं, अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग को छोड़ते हैं और ये वहां ग्रो होने लगते हैं, और इतना जल्दी ग्रो होते हैं कि वहां पर कुछ ही समय में नया राइजोपस बन जाता है। बात को समझे, बात को समझे, चलिए बहुत बढ़िया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि छोटे छोटे स्पोर की मदद से फैल रहा है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, a type of asexual reproduction in which new individual are formed from tiny spores produced inside special reproductive structure called sporangia। क्या है, sporangia के अंदर स्पोर्स हैं और वो स्पोर्स ही हर जगह फैल जाते हैं, राइट और रॉन्ग, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका एक पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं, कैसे कैसे हो रहा है डिटेल के अंदर, देखना। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन ब्रेड आर हाइफा, इसको हम हाइफा बोलते हैं। द टाइनी ब्लॉब ऑन द स्टिक, वो जो छोटा सा गोला है उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है।
स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव वॉल दैट हेल्प देम सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। ये मैं आपको बता चुका हूं, उनके पास एक कोटिंग होती है भैया Z+ सिक्योरिटी। व्हेन स्पोर्स लैंड ऑन द मॉइस्ट सरफेस दे जर्मिनेट। क्या होते हैं? जर्मिनेट। जर्मिनेट यानी उगने लगते हैं, ठीक है। दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू राइजोपस। तो ये पूरा का पूरा क्या है? राइजोपस का प्रोसीजर है। समझ आया क्या? आई होप ये आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है ना, बार बार क्वेश्चन क्या है, व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड बेटर, यानी स्पोर फॉर्मेशन को सबसे ज्यादा अच्छा मेथड क्यों बताया जाता है। तुम खुद सोच सकते हो, मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता जाता हूं। सबसे पहले एक तो स्पोर फॉर्मेशन बड़ा फास्ट होता है ना, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन है, तो जल्दी जल्दी स्प्रेड होता है। तो पहला तो बहुत सिंपल है कि वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। अगला, स्पोर्स हैव हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड ड्राइनेस, यानी जो स्पोर्स होते हैं उनके पास एक कवरिंग भी है, सिक्योरिटी भी है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दे कैन सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, हवा की मदद से हर जगह फैल सकते हैं। तो यानी जो रिप्रोडक्शन हो सकता है वो बहुत फास्ट हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। अगला, सिंगल स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस मेनी स्पोर्स अलाउइंग फास्ट रिप्रोडक्शन, यानी एक स्पोरेंजियम में कितने सारे स्पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत तेजी से कर सकता है। तो इसके कुछ चार ये इंपॉर्टेंट रीजन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज बेटर। याद रखना है, चार सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। एक तो स्पोर बहुत हल्का होता है, इजीली फैल सकता है। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अगला, ये जो स्पोर होते हैं इनके पास सिक्योरिटी भी है, और सिक्योरिटी की वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं। व्हाट आर स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया क्या था? वो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। हाउ डू दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन? ये बर्स्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्पोर्स हर जगह फैल जाते हैं। आगे देखते हैं, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। मैंने तो आपको चार बता दी भाई, पेपर वाला एक पूछ रहा है, हम तो भैया चार की तैयारी करके आए हैं, स्मार्ट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। देखो, डायग्राम बनाने को कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड? यानी मान लो अगर एक ब्रेड है और वो सूखी पड़ी है, मॉइस्चर नहीं है, तो वहां पर पता है कभी भी ये राइजोपस बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो स्पोर्स होते हैं उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, और जब तक उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे दे विल नॉट ग्रो। वो वहीं रहेंगे बट वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जब तक वो नहीं मिलते, राइजोपस डू नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई ब्रेड बिकॉज मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर स्पोर जर्मिनेशन। यानी अगर उसे ग्रोथ करना है तो मॉइस्चर जरूरी है, एकदम बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हारे चेहरे में चाहे तुम कितना ही फेस वॉश लगा लो, बट ग्लो तो बेटा उसके एक मैसेज से ही आता है ना, वैसे उसके लिए ये पानी बहुत जरूरी है, ठीक है, मॉइस्चर बहुत जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं, ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? देखो, ये जो प्लांट होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तुम्हें पता है वो जो तुम फ्रूट खाते हो ना, वो एक्चुअली में प्लांट के रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, सही समझे हो, ठीक है। कैसे होता है वो बताऊंगा आपको आगे। अभी हम समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जो प्लांट के जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिनको हम वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं, उनमें आता है सबसे पहले प्लांट का स्टेम, स्टेम समझते हो, फिर आता है रूट जो मिट्टी के अंदर होती है, और तीसरा होता है लीफ, ठीक है। अगर इन तीनों की मदद से प्लांट एक नया प्लांट को जन्म दे देगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नया प्लांट जन्म हो गया। समझे बात को? वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द प्लांट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर अ सुटेबल कंडीशन। ठीक है, एक नया प्लांट बन रहा है इन तीनों की मदद से, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। चलिए अब देखो, मैंने आपको बताया दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव और एक होता है वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव तो फ्लावर होता है, और नॉन रिप्रोडक्टिव जो होता है वो तीन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब देखो, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये भी दो प्रकार का, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या? जो कि नेचर में खुद हो जाए, और देखो हमें बहुत चूल है, इंसानों को बहुत चूल है तो आर्टिफिशियल हम खुद कराते हैं, ठीक है। तुमने भी आसपास में देखा होगा, आज मैं आपको बता भी दूंगा। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? जिसमें नेचुरली हो रहा है, ठीक है। प्लांट कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस थ्रू देयर रूट, स्टेम एंड लीफ।
अब इसके बस आपको एग्जाम्पल याद रखने एक एक। जैसे सबसे पहले स्टेम की मदद से, जो स्टेम होता है स्टेम की मदद से प्लांट नेचुरली कैसे नए प्लांट को जन्म देता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आलू। आलू देखा है, आजकल ट्रेंड भी चला आलू 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 आलू। आलू देखा है, आलू जो होता है पोटैटो, हाँ कभी मम्मी घर में आलू लाई हो तो आलू में से ऐसे वो देखा तुमने, एक वो निकल रही है, स्टेम निकल रही है, देखा है आलू में से एक नया प्लांट उगता है, देखा है। अगर उस आलू को तुम मिट्टी में डाल दोगे एक नया आलू का पौधा बन जाएगा भैया। ठीक है, ये आपने देखा होगा आलू में से ऐसे बड निकल रही होती है, देखा है ना। हाँ, यानी स्टेम की मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है, एक नया प्लांट आ सकता है, और उसका एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, अगर मैं बात करूं रूट की मदद से भी हो सकता है क्या, तो इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। अगर आपने स्वीट पोटैटो देखा हो तो वो क्या कर सकता है, रूट की मदद से क्या नया स्वीट पोटैटो का प्लांट उग सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लीफ, क्या लीफ की मदद से नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है, तो इसका आंसर है यस। एक नाम आपको याद रखना है जो कि है ब्रायोफिलम, ये याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी जो पत्तियां होती है ना, उस पत्तियों के एंड्स पे नया ब्रायोफिलम का प्लांट उगने लगता है। मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूं, ये देखो, ये ब्रायोफिलम है, इसके एंड पे देखो नए ब्रायोफिलम के प्लांट के आगे उगने लगते हैं। ठीक है, तो तीनों के एक एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अभी जो ब्रायोफिलम है ना, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर एक ब्रायोफिलम की लीफ को मिट्टी में डाल दें तो क्या होगा, क्या होगा भाई, नया ब्रायोफिलम का प्लांट उग जाएगा। सिंपल है भैया ये तो। चलिए, तो ये क्या था, ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी जो नेचुरली हो रहा है। हमने अभी तक कुछ नहीं करा भैया, लेकिन अब हम करेंगे क्योंकि हमें चूल है, करेंगे। तो अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जहां पर ह्यूमन इंटरफेयर करते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कटिंग, एक बड़ी प्यारी कहानी है, सुना दूं। देखो, लड़कियों से मैं बात कर रहा हूं, लड़कों साइड हो जाओ। लड़कियां सुनो, कभी भी अगर कोई लड़का तुम्हें गुलाब का फूल दे और तुम उसको थप्पड़ मारती हो, उसको मना कर देती हो, आज से मना नहीं करना। एक बिजनेस आइडिया दूंगा मैं तुम्हें। क्या करना है, गुलाब का फूल लेना है, फूल तोड़ के उसको दे देना है कि ओए फूल ले जा तू, और डंडी जो है, डंडी स्टेम, उसको अपने पास रखना है। उसको जाना है अपने घर के गार्डन में, मिट्टी खोदनी है, उस स्टेम को मिट्टी में लगा देना है। उससे क्या होगा, वो जो स्टेम है ना गुलाब की, उससे नया गुलाब का फूल उग जाएगा, यानी एक प्लांट उग जाएगा, और उससे तुम्हारे पास बहुत सारे गुलाब के फूल हो जाएंगे, और फिर तुम गुलाब के फूल बेच सकते हो। दुकान लगा देना बेटा, आजकल तो महंगे भी बिक रहे हैं, है ना। दुकान लगा देना, बिजनेस आइडिया बेटा। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कटिंग, इसको हम बोलते हैं कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप कट करोगे और प्लांट को सॉइल में डाल दोगे तो नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, द पीस ऑफ द स्टेम और लीफ इज कट एंड प्लांटेड इनटू द सॉइल, जिससे कि एक नया प्लांट उग जाता है। एग्जांपल याद रखना, एक होता है रोज, एक होता है हिबिस्कस। ठीक है। अब आता है अगला प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, क्राफ्टिंग नहीं बेटा, क्राफ्टिंग नहीं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स को हम जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, मान लो ये एक प्लांट था मेरे पास जिसकी रूट्स मिट्टी के अंदर ऑलरेडी थी, इसको मैंने यहां से काट दिया। मान लो मैंगो का ट्री था, किसका, मैंगो का। ठीक है, पर मुझे ना एप्पल उगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर एक नया ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये मैं एप्पल का ट्री का ले आऊंगा और इसको इसके पास ऐसे रख दूंगा और इसको मैं जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, यहां जोड़ दूंगा, ऐसे इसके ऊपर पट्टी बांध दूंगा, रस्सी से बांध दूंगा। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कनेक्शन बना लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे। बात समझ में आई, और यहां पर एप्पल उगने लगेंगे, एप्पल उगने लगेंगे। यानी मेरे पास जो नीचे वाला पार्ट था वो तो मैंगो का था, बट उग एप्पल रहे हैं, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्कियोन। नाम याद रखना, नीचे वाला स्टॉक, ऊपर वाला स्कियोन। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, द ब्रांच ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू द अनदर प्लांट, यानी दूसरे से ज्वाइन करते हैं, सो दैट दे ग्रो टुगेदर एज वन। एग्जाम्पल है मैंगो और एप्पल को जोड़ देते हैं मेनली। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ जो कि है लेयरिंग। अब ये लेयरिंग क्या होता है भैया, ये सबसे सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, जैसे देख लो प्लांट है, अब इस प्लांट की ब्रांच को मैं क्या करता हूं ना, मैं मोड़ के, है ना, मैं मोड़ के सॉइल में डाल देता हूं। अब जैसे ही मैं सॉइल में डालता हूं तो यहां से वो प्लांट की रूट्स बनने लगती हैं और एक नया प्लांट उग जाता है, और इसको मैं यहां से ऐसे कट कर देता हूं, यहां से मैं वापस से क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं, तो मेरे एक प्लांट से दो प्लांट उग गए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस ही प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, रूट डेवलप एंड बरीड ब्रांच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। एग्जांपल है जैस्मीन, जैस्मीन में ऐसे ही उगाया जाता है ना, एक ब्रांच को ऐसे मिट्टी में डाला, नया पौधा उग गया। तुम बोलोगे भैया ये सब कर क्यों रहे हैं,
ये सब कर रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है। पैसा कमाओ। देखो पैसा कमाना ना लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोग बोलते हैं कि सपने देखने में पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सपने देखने में नहीं लगते पैसे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो फार्मर लोग ऐसे ही तो पैसा कमा रहे हैं ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। तीन प्रकार हो गए, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और एक सिंपल सा था कटिंग, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है टिश्यू कल्चर का, जो कि एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया है, तो मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ऊपर से समझा देता हूं। क्या होता है, लैब्स के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, छोटा सा प्लांट का पार्ट लाते हैं, जो भी प्लांट आपको ग्रो करना होता है, और उसके अंदर हॉर्मोन्स डाले जाते हैं, जिस हार्मोन से वो प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो करता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। A few cell or tissue are grown in a nutrient medium under laboratory condition to produce new plant। इससे क्या होता है, प्लांट जल्दी ग्रो करता है, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक छोटे से टिश्यू की मदद से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स क्विकली, बहुत जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं इसकी मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ना मुझे कई साल देखने को मिला है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तुम किसी के भी वीडियो देख लेना, वन शॉट जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, एडवांटेजेस सब बताते हैं, पर ना आज से कुछ साल पहले ना बोर्ड एग्जाम के अंदर डिसएडवांटेज पूछी थी एडवांटेज के साथ, और बच्चों को आता ही नहीं था, तो मैं दोनों लेकर आया हूं। एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है यार, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ना क्विक हो रहा है, क्विक काम बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। अ क्विक एंड चीप मेथड, ठीक है, क्विक इजी एंड चीप मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्ट टाइम। अगला पॉइंट देखते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। देखो यार, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक प्लांट को मोड़ा है ना, और उससे दूसरा प्लांट उग गया, करा था ना अभी। तो यानी जो दूसरा प्लांट बनेगा वो एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, ठीक है। तो याद रखना एकदम सेम प्लांट इससे उग के आता है। अगला, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड हैव हाई सर्वाइवल रेट। यानी यार देखो, अगर मान लो मेरा एक प्लांट है वो एकदम हेल्दी है, और उसी को मैंने मोड़ा और उसको मिट्टी में डाल दिया, उससे एक नया प्लांट उग गया, तो उसकी जो सर्वाइवल रेट होगी वो 100% होंगी, क्योंकि मेरा ये प्लांट भी हेल्दी है तो ये भी हेल्दी होगा, तो प्लांट मरेगा ही नहीं। अगला, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। अगर आपने देखा हो मैंगो, एप्पल, जो मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से उगा सकता हूं, बहुत बढ़िया। अगला, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, यानी डिसीज फ्री प्लांट भी आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक है कि जो पेरेंट प्लांट है वो भी डिसीज फ्री होना चाहिए। अगला, सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स, यानी कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं ना यार जो कि सीड्स बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे प्लांट्स को उगाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। यानी इससे आप ऐसे ऐसे पौधों को उगा सकते हो जो सीड ही प्रोड्यूस नहीं करते, है ना, उनको भी उगा सकते हो, एक पौधे की मदद से दूसरा पौधा उगा दोगे। चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो पहली चीज, क्योंकि ना जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, और तुम्हें पता है जब भी कोई चीज जेनेटिकली सिमिलर होती है तो वेरिएशन नहीं आता, और जब वेरिएशन नहीं आता तो एक प्रॉब्लम आती है, क्या, कि एवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो नो जेनेटिक वेरिएशन इन दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अगला, डिसीज ऑफ द पेरेंट गेट ट्रांसमिट। अगर इमेजिन करो एक पेरेंट प्लांट है, उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो अगले प्लांट में भी चली जाएंगी। और लास्ट, नॉट पॉसिबल इन ऑल प्लांट, यानी हर एक प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना पॉसिबल नहीं होता। ये तीन डिसएडवांटेज, अब एडवांटेज के साथ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो यार, आप बस नाम सारे याद कर लो कि कौन कौन से प्लांट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम, पोटैटो, रोज, जैस्मिन, शुगर केन, मनी प्लांट। ये सारे प्लांट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उग सकते हैं। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सही लग रहा है, और जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया तुम देख सकते हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जल्दी से पॉज करो और कमेंट्स में बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पता है क्या, वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के, उसकी मदद से बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट हम नए प्लांट को उगाते हैं, ठीक है। स्टेट टू एडवांटेज, एडवांटेज कुछ भी लिख सकते हो, एक तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, जेनेटिकली सिमिलर आते हैं, सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100% होता है, वो प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, एकदम बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। What happens when leaves of Bryophyllum fall on the soil? अगर मिट्टी पे गिरेगा तो नया पौधा उग जाएगा, क्या बात है। प्लेनेरिया इज कट इनटू मेनी पीस, अगर मैं इसको कट करूंगा प्लेनेरिया को तो नए प्लेनेरिया उग जाएंगे, ठीक है, मतलब उग जाएंगे नहीं, प्रोड्यूस हो जाएंगे, जितनी बार कट करूंगा उतने नए प्लेनेरिया उग जाएंगे, है ना, प्रोड्यूस हो जाएंगे। बड़ी ये वाली जो चीज है ना मुझे बड़ी शॉकिंग लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, नेचर के अंदर हम किसी ऑर्गेनिज्म को काटें
और नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, क्या पावर होगी ना। स्पोरेंजिया ऑफ द राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स। अगर स्पोरेंजिया जो है राइजोपस का, वो क्या स्पोर्स को छोड़ दे तो क्या होगा, नए राइजोपस बन जाएंगे, है ना, हर जगह नए राइजोपस बन जाएंगे। मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईच केस। इन तीनों के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तुम बता सकते हो। जैसे ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, ये प्लेनेरिया क्या है, रीजनरेशन, और राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सही बेटा, क्या बात है। ये पूरी की पूरी टेबल है जो कि तुम रिवाइज करने के लिए काम में ले सकते हो। इसके पूरे जो नोट्स हैं वो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये एक पूरी की पूरी टेबल है कि जितने भी मैंने आपको सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाए ना, उन सबके एग्जांपल, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ना, ये बेटा सारे एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इनके नाम, इनके एग्जांपल याद रखना कि जैसे प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन करता है, स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंटेशन करता है। ये पूरी की पूरी समरी चार्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, आप सभी का फेवरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए तो इसको भी हम अब स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा मैंने माना वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बट इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर आपको अपने फोकस को एकदम मेरे पे लगा के रखना है, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और देखो, जब भी तुम्हारा फोकस इधर उधर हिले ना, तो याद रखना यार, लाइफ के अंदर अगर तुम्हें इज्जत चाहिए ना लोगों से, तो वो इज्जत क्या देख के आती है, वो इज्जत तुम्हारी सक्सेस देख कर आती है, ठीक है। चाहे तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितने बुरे इंसान हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इज्जत आती है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, और उस इज्जत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट है, एक है प्लांट वाला, फ्लावर वाला, और एक है क्या, हमारा ह्यूमंस वाला, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। यहां से मेल सेक्स सेल आता है, यहां से फीमेल सेक्स सेल आता है, राइट, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटर होता है, राइट। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाँ बिल्कुल बता चुका हूं। क्यों होता है बेटर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन से क्या होता है, अरे बोलो, एडेप्टिलिटी बढ़ती है। हाँ, हम इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये सारे रीजंस जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर, ठीक है जी। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस समझ लो डिटेल में, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों अपने सेक्स सेल का एक और नाम होता है गैमीट, क्या बोलते हैं, गैमीट। तो ये क्या करेंगे, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये दोनों अपने अपने गैमीट्स को भेजेंगे, ठीक है जी। दोनों के गैमीट आ गए, अब आपस में दोनों के गैमीट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। गोट नहीं, गोट नहीं, जाइगोट, ठीक है, सिंगल सेल है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, और ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, और उस ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही साइकिल होती है, लेकिन ह्यूमंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बता दूंगा जब मैं ह्यूमन पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझो क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भैया, समझ आ गया। चलो अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम फटाफट से प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, देखो प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता कौन सा है, फ्लावर। हाँ, ये जो फ्लावर होता है ना, यही होता है प्लांट का सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। अब वैसे जो फ्लावर होते हैं ना, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल, और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। तुम बोलोगे हैं ये क्या है, देखो कुछ कुछ पौधे यानी कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल भी है, दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में, है ना, एक ही प्लांट में दोनों है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। हैव बोथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उनके नाम अभी मैं बता दूंगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, मेल को क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। बट एग्जांपल याद रखना, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल, जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल होगा, भैया दोनों नहीं हो सकते हमारे पास, है ना। तो इसके एग्जांपल याद रखना, क्या, पपाया, वाटरमेलन। बहुत बार एग्जांपल पे क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू के अंदर,
ठीक है, पपाया, वाटरमेलन, बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। पर भैया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट के पास होते कौन से हैं? तो चलो आ जाओ एक डायग्राम देखते हैं, और ये डायग्राम भी लेबलिंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम के अंदर 80-90% चांसेस है कि आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही सुन लो। ठीक है, अब देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले तो आप ये देख पा रहे होगे पूरा का पूरा फ्लावर है ना। फ्लावर के जो नीचे आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल्स। ठीक है, सेपल क्या करता है, जब ये बड स्टेज पे होता है ना, बोलते हैं ना कि फ्लावर खिलता है ना, फ्लावर खिलेगा, तो जब वो बड स्टेज पे होता है ना, कली कली वाली स्टेज पे होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? सेपल प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, फिर तुम्हें दिख रहे होंगे बड़े बड़े पिंक कलर के, ये होते हैं पेटल्स। पेटल्स का क्या काम है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तुम्हें डंडी दिख रही होगी, ये डंडी, और इसका ये वाला जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है स्टेमन। क्या होता है बेटा? स्टेमन। कैसे याद रखोगे? स्ट और मैन, मैन है ना भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैन आ गया भैया, ये तो ऐसे ऑटोमेटिकली याद हो गया, करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो स्टेमन क्या है? ये डंडी, और ये ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस डंडी को बोलते हैं बेटा फिलामेंट, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, एंथर, ये फिलामेंट जो कि सपोर्ट होता है, और ये एंथर। अब ये एंथर बड़ा खतरनाक है भाई, क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी चीज है ना जो कि तुम सुनोगे तो मजा आ जाएगा, बट मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं? तो देखो, ये जो तुम्हें बीच में, ये जो तुम्हें पूरा एरिया दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक का, ये अगर तुम एरिया ध्यान से देख पा रहे हो, इसी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके पता है 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, ये वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। फिर ये जो तुम ट्यूब देख पा रहे हो, ये ट्यूब देख पा रहे हो, ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल है ना, हाँ। और ये जो तुम बीच में ऐसा देख पा रहे हो ना, ये जो दिख रहा है तुम्हें गोल गोल सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूल। अभी लिखवा दूंगा सब। ठीक है जी, तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। अब इसको बोलते क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव का नाम क्या है? जैसे उसका स्टेमन था, इसका पता है क्या है? पिस्टल। क्या? पिस्टल। ठीक है, ये वो पिस्टल नहीं है जो कि यूपी बिहार में चलती रहती है बेटा, नहीं 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 नहीं, पिस्टल। ठीक है, हाँ। तो पिस्टल के क्या है? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। अब थ्योरेटिकली मैं सब कुछ समझाऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा इमेजिन करा देता हूं होता क्या है। देखो, होता क्या है, ये जो एंथर है ना, इसके पास ना कुछ दाने होते हैं, कुछ ग्रेन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब तुम बोलोगे भैया पोलन ग्रेन क्या करते हैं? ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, इनके पास मेल गैमिट होता है, यानी मेल का सेक्स सेल है इनके पास। ठीक है, अब क्या होता है, ये उड़ते 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 यहां पर पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं बेटा? इस जगह पर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा, ये ना बड़ा चिपचिपा सा होता है, यानी स्टिकी होता है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आता है तो उस पर चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी, स्टिग्मा स्टिकी, ऐसे याद कर लो। तो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है पोलन ग्रेन। फिर क्या करता है, ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसके पास मेल गैमिट है। और फीमेल गैमिट कहां होता है बेटा? फीमेल गैमिट ओव्यूल, ये जो अंदर है ना ओव्यूल, इसके अंदर फीमेल गैमिट होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है, यहां से एक ट्यूब बनाता है, जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब मेल गैमेट को लेता 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 अंदर आता है, और ओव्यूल के पास ले जाता है। अब ओव्यूल के पास था क्या? फीमेल गैमेट, इसके पास मेल गैमेट, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद जो होगा ना, वो तुम सुन के शॉक हो जाओगे। ये जो तुम्हें पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो तुम ओवरी देख रहे हो, ये ओवरी पता है किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रूट के अंदर, हाँ। और ये जो ओव्यूल है ना अंदर, ओव्यूल, ये ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। हाँ, तो वो जो तुम फ्रूट खा रहे हो ना, वो एक्चुअली में प्लांट के रिप्रोडक्शन की वजह से बना है, और अंदर जो बीज है, वो बीज क्या है? वो बीज है ओव्यूल। बहुत बढ़िया। अब एक एक करके सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं सेपल्स क्या करता है। तो सेपल्स क्या करता है? यूजुअली ग्रीन, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब उगरा होता है वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनाते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन नाम याद रखना सबके, ठीक है जी, है ना। अब इसका क्या काम होता है? एंथर ऊपर वाला पार्ट है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन विच कंटेन मेल गैमेट। ठीक है जी। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट बस सपोर्ट के लिए,
ये अपना वो वाला दोस्त है जो कि अपने हर मैटर में साथ रहता है, सपोर्ट देता है ना। हाँ, तो अ स्टॉक दैट सपोर्ट्स द एंथर, ये क्या करता है, सपोर्ट रखता है एंथर को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इनको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है कार्पल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो, अब ये क्या है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, स्टिकी। ठीक है, स्टिकी टिप ऑफ द पिस्टल रिसीव्स पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। अगली चीज स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, एक ट्यूब है ना, एक क्या है, ट्यूब, अलोंगेटेड ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। और मैंने तुम्हें बताया था ना, पोलन ग्रेन ऊपर आ जाता है, फिर वो एक ट्यूब बनाता है जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, तो पोलन ट्यूब भी तो इसके अंदर से ही जाती है। तो यानी पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू इट टू कैरी मेल गैमीट। ठीक है, फिर बात करते हैं ओवरी की। ओवरी वो जो मोटा सा पोर्शन है, स्वेलन पोर्शन है। ठीक है, स्वेलन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल कंटेन ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप इनटू फ्रूट। मैंने बताया ना, ये जो ओवरी थी, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, ये फ्रूट बन जाता है। अब बात करते हैं ओव्यूल की। ओव्यूल वो पोर्शन है जिसमें कि फीमेल गैमिट है। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, कंटेन फीमेल गैमिट। और इसमें क्या होता है, इसी को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी यहां पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, मेल गैमिट फीमेल गैमिट यहां पर ही फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट, डेवलप्स इनटू सीड, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड के अंदर बेटा टिडिंग 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 बदल जाता है। चलो भैया समझ आ गए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, अब एक दो चीज आपको समझनी पड़ेंगी भैया। यहां पर एक टर्म यूज हुई थी पॉलिनेशन, ये सब समझ नहीं आया। देखो, पॉलिनेशन क्या टर्म होती है, आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये आप जो पोलन ग्रेन देख रहे हो ना, ये पोलन ग्रेन यहां पर जाएगा, तो कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। पहली चीज तो इस पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक का जो मूवमेंट है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, यानी यहां से गया, डिंग 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 डिंग, यहां तक पहुंचा, प्रोसेस को क्या बोला, पॉलिनेशन। क्यों बोला, क्योंकि पोलन ग्रेन मूव करा ना, इसलिए पॉलिनेशन। ठीक है, क्या है बात समझ में आई, क्या है बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके और डेफिनेशंस को अपन डिटेल में पढ़ते चलते हैं। आ जाओ, कहां गया भैया, आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर तुम्हें याद होगा मेल पार्ट का वो ऊपर वाला पोर्शन एंथर, टू स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है ना, तो इसका जो ट्रांसफर है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब सवाल ये कि जो पॉलिनेशन है वो खुद से हो रहा है या फिर कोई लोग हैं जो कि पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो देखो, वो चीजें जो कि पॉलिनेशन में मदद करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट। एजेंट होते हैं ना, हेलो जी आपको पॉलिसी चाहिए क्या, है ना, ऐसे एजेंट आते हैं यहां पर। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। एजेंट बोल सकते हैं या तो पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं, है ना, जो कि यहां से उठाकर यहां पटकते हैं। तो वो कौन है, वो दो प्रकार के, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक यानी जिंदा, जैसे कि इंसेक्ट, इंसेक्ट भी तो इधर से चिपका के इधर पहुंचा देते हैं, गलती से पहुंचा देते हैं बट पहुंचा देते हैं। और कुछ होते हैं अबायोटिक यानी मरे हुए, जैसे कि विंड, वाटर, कभी कभार विंड की मदद से चला जाता है। बहुत बढ़िया, तो दो होते हैं, बायोटिक और एक अबायोटिक। एग्जांपल विंड एंड वाटर, यहां पर बर्ड, इंसेक्ट, बैट एंड स्नेल। बहुत बढ़िया, तो हमें पॉलिनेशन समझ आ गया, पॉलिनेटिंग एजेंट समझ आ गया। अब सवाल ये आता है कि ये पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, कभी कभार कुछ फ्लावर क्या करते हैं कि खुद ही के ही एंथर से खुद ही के ही स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। मान लो एक ही फ्लावर है और ये आपस में ही पॉलन ग्रेन को इधर से पहुंचाकर इधर पहुंचा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, दो फ्लावर हैं, इसका एंथर से पॉलन ग्रेन गया और दूसरे के स्टिग्मा पे चिपक गया। क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, देखना, pollen grain are transferred from anther to stigma of the same flower, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, pollen grain are transferred from anther of one flower to the stigma of another flower, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर चिपक रहा है। ठीक है भैया, समझ आ गया। अच्छा ये बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन किसमें पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। अरे भाई बाई के अंदर, क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होनी चाहिए। वो किसमें होता है, बाइसेक्सुअल में होता है। याद आ गया, याद आ गया, एग्जांपल भी याद रखना, हिबिस्कस, मस्टर्ड, बार बार लिखा हुआ है क्योंकि पूछे गए हैं। ठीक है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन बेटा दोनों में हो सकता है, कभी कभार बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। मान लो दूसरे का पॉलन ग्रेन उड़ के आ गया तो मना तो करेगा नहीं पॉलन ग्रेन को, है ना। और कैसे, जो यूनिसेक्सुअल है उसमें भी हो सकता है। तो यानी याद रखना, अकर्स इन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों के अंदर ये पॉसिबल होता है। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना, एजेंट वेजेंट की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इकलौता फ्लावर है, यहां से उठाकर यहां पर डाल देना है, जबकि यहां पर एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफस्प्रिंग शो लेस वेरिएशन, याद रखना यार, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, क्योंकि फ्लावर सेम ही है, तो जो नया आएगा ना, जो सीड बनेगी, उसके अंदर ना ज्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अरे क्योंकि जेनेटिकली सेम है ना यार। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। तो तुम बताओ बेटर कौन है, अच्छा कौन है, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन? अरे भाई क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होंगे। याद रखना, ऑफस्प्रिंग शो मोर वेरिएशन इन क्रॉस पॉलिनेशन, और सेल्फ में लेस वेरिएशन शो करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बहुत बढ़िया, चलिए, है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, बट थ्योरेटिकली जान लेते हैं यार। तो ये डायग्राम भी ना बेटा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। ठीक है, तो आपने देखा पॉलन ग्रेन यहां पर आके चिपक गया। आई होप ये डायग्राम विजिबल होगा सबको। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस भी कम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये विजिबल हो पाए। आई होप अब आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन यहां पर आके चिपक गया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन अपनी एक ट्यूब बनाएगा, जैसे कि तुम्हें यहां दिख रहा होगा कि एक ट्यूब बन के आपके पास आ गई है, यहां से लेकर यहां तक की। इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब से क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो पॉलन ट्यूब ने अपने मेल गैमेट को, हाँ, ओव्यूल के अंदर डाल दिया। तो ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain lands on the stigma, pollen grain germinates and produces a pollen tube, pollen tube बोलते हैं, याद रखना। pollen tube grows through the style, ये जो स्टाइल वाला एरिया है, इसके अंदर से pollen tube ग्रो करती है and reaches the ovary। ठीक है, मेल गैमेट travels through the tube, fuses with the egg cell, यानी ओव्यूल के अंदर फ्यूज कर जाता है, और फिर क्या होता है, दिस फ्यूजन फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, बताओ, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के बाद। ठीक है, और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन याद रखना हमेशा क्या, कि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर ओव्यूल जो होता है वो तो सीड बन जाती है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, और जो पेटल सेपल्स वगैरह वगैरह थे ना, वो सारे गिर जाते हैं। पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ, यानी गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। बचता क्या है, फ्रूट बचता है। ठीक है, अच्छा एक चीज तुमने सोचा कि ये जो पेटल्स थे, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है, हाँ, फ्लावर में इनका क्या काम है? देखो, इनमें ना फ्रेग्रेंस होती है, तो इनका काम होता है टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटिंग एजेंट। हाँ ठीक है, इनका काम है पॉलिनेटिंग एजेंट को बुलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ, और हमसे जो पॉलन ग्रेन है इसको ले जाकर कहीं और ले जाओ, है ना। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना, पेटल्स, पेटल्स जो होते हैं जिनमें फ्रेग्रेंस वगैरह होती है, कलरफुल होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। बहुत बढ़िया जी, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में फर्क क्या है, दोनों अलग है। पॉलिनेशन पहले होता है, पॉलन ग्रेन गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पहले पॉलन पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशंस लिख देना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, पॉलिनेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि फर्टिलाइजेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। भाई मेल फीमेल गैमेट, अरे यार बायोलॉजिकल है। ठीक है, कैन बी ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जबकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक ही होता है फर्टिलाइजेशन, इसके कोई टाइप नहीं होते। अगली चीज, अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी पॉलिनेशन पहले होता है फर्टिलाइजेशन से, और फर्टिलाइजेशन बाद में होता है पॉलिनेशन के। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आई होप ये डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। कभी कभार 3 मार्क्स के अंदर ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ट्रू और करेक्ट, बताओ भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। दे पोजेसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, क्या उनके अंदर स्टेमन पिस्टल दोनों होता है? हाँ, मेल एंड फीमेल। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो ट्रू है। दे पोजेसेस ईदर स्टेमन पिस्टल, नहीं भाई, बाइसेक्सुअल यानी इनके अंदर दोनों होगा। दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्या स्टेटमेंट सही है? देखो यार, जो बाइसेक्सुअल होता है ना वो दोनों कर सकता है, क्रॉस भी सेल्फ भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर आएगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स जो है वो एकदम एक्यूरेट हैं, करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is correct sequence of the part of female reproductive system of a flowering plant in the term of their placement, यानी ऊपर से नीचे आते हैं और देखते हैं क्या प्लेसमेंट रहेगी। सबसे ऊपर होता है क्या, चिपकने वाला, स्टिकी स्टिकी, स्टिग्मा। अब याद हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। बहुत बढ़िया, डी एकदम करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, देखो मैंने बताया था। अगला, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बेटर क्यों है?
वेरिएशन होता है, याद रखना। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन से एडेप्टिलिटी बढ़ती है, अडेप्ट कर पाते हैं, और एवोल्यूशन भी आता है। बहुत बढ़िया। अगला, आइडेंटिफाई एबीसी इन द डायग्राम गिवन बिलो। एबीसी बताने, ए क्या है बेटा, ये बताओ, ये क्या है? ये वाला एरिया कौन सा है? सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिकी, स्टिकी, स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये है पोलन ट्यूब। देखो बी आ रहा है पोलन ट्यूब पे, और ये अंदर क्या होता है? अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होता है, तो याद रखना। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द डायग्राम। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बार बार आएगा, है ना, लेबलिंग या फिर ड्रॉ करने के लिए आ ही जाता है इस प्रकार से कि ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम बनाओ। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर एग्जिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। यानी इसके अंदर आपको फ्लावर नहीं बनाना था, इसके अंदर आपको एक पोलन ट्यूब को बढ़ते हुए दिखाना था। देखो ये पोलन ट्यूब बढ़ रही है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी पूछा जा चुका है। देखो कितनी बार पूछा गया, 2022, 24, 19, 16, क्या पता तुम्हारे पेपर में भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। fertilization is an essential process in reproduction. Write the event that take place after fertilization in flower. फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ओवरी फ्रूट के अंदर बनता है, ओव्यूल सीड बनता है, सेपल्स पेटल्स शेड ऑफ यानी नीचे गिर जाते हैं। बस ये 4 इवेंट याद रखना। चलिए जी, आइडेंटिफाई द पार्ट एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, तो एक्स और वाई आपको बताने, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? स्टिग्मा, स्टिकी स्टिकी स्टिग्मा। और ये क्या है? एंथर। ये वाला क्या है? एंथर, है ना, इसमें पोलन ग्रेन होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्या है? नेम दी येलोइश कलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट वाई। वाई क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीज आर ट्रांसफर्ड टू द पार्ट लेबल एक्स। यानी कौन से प्रोसेस से पोलन ग्रेन जाते हैं? पॉलिनेशन। बहुत बढ़िया, तो घुमाकर क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहे। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सीड फॉर्मेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब सीड कैसे फॉर्म होती है? सोचो, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बस आपको वही लिख के आना था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट होता है, पेटल्स और स्टेमन ये क्या हो जाते हैं? शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। चलिए जी बहुत बढ़िया। एक छोटा सा टॉपिक बच गया फ्लावर का, फिर फ्लावर खत्म करेंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जाएंगे, वो है सीड। देखो अभी जो सीड होता है ना, सीड, इस सीड से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं, आपको पता होगा। तो सवाल ये आता है आखिर सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सीड स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप ये समझो कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, जर्मिनेशन यानी सीड को जब आप मिट्टी में डालते हो तो सीड से क्या आता है? प्लांट उग जाता है। उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। यानी एक नए पौधे के अंदर डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। बहुत बढ़िया भैया, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है भैया, पार्ट क्या होते हैं सीड के वो तो बताओ। देखो 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, वैसे डायग्राम उतना पूछा नहीं जाता, बट एमसीक्यू में क्या पता पूछ ले, तो देख लो ऐसा सीड आपका दिखता है। ठीक है, सबसे पहले सीड के ऊपर क्या होता है? ये होता है सीड कोट, है ना, जो कि सीड को प्रोटेक्ट करता है। आगे बात समझ में, ये जो अंदर का आपको पूरा एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, तभी तो बीज उग पाएगा, है ना, कॉटिलेडन। और ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लूमिल, और नीचे वाले को रेडिकल। अब रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो ये जो पार्ट है ना, ये फ्यूचर में जाके रूट बनती है, और जो ऊपर वाला पार्ट है फ्यूचर में जाके शूट बनता है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पोर्शंस, जैसे कि सबसे पहला सीड कोट। सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कॉटिलेडन फूड प्रोवाइड करता है। और तीसरा पोर्शन होता है एम्ब्रियो। उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्यूमिल, जो कि क्या बनता है? फ्यूचर शूट। रेडिकल, फ्यूचर रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट, ऐसे तुम याद कर सकते हो। चलिए जी बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू ग्रेटर वेरिएशन देन सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बात सही है? क्रॉस पॉलिनेशन से ज्यादा वेरिएशन आते हैं। हाँ भैया बात तो सही है, ट्रू है। इन क्रॉस पॉलिनेशन pollen grain come from genetically different plant. yes, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, यानी अलग अलग आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, तो वो वेरिएशन ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट रीजन है। बहुत सही। तो आई होप कि आपको प्लांट वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे समझ आ गए हो, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्यूबर्टी।
अब ये प्यूबर्टी क्या होता है? तो प्यूबर्टी ना एक ऐसी एज होती है, एक ऐसी उम्र होती है जब हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं, इसका ये मतलब है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, यानी आपकी बॉडी मैच्योर हो चुकी है, जो कि फीमेल के अंदर अराउंड 10 से 12 साल में होती है, मेल के अंदर अराउंड मतलब लड़कों के अंदर 12 से 14 साल के बीच में होती है। तो उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, जब हार्मोन्स आ रहे होते हैं, पिंपल विंपल होने लगते हैं, है ना। तो puberty is the period during which reproductive organ get mature and individual becomes sexually mature and capable for reproduction। बेटा capable है, बट एक्चुअली में नहीं करना होता, ठीक है। तो ये एक ऐसी एज है जिसमें कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, बस इतना सा है, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में चेंजेस क्या होते हैं? बहुत अलग अलग चेंजेस है, फीमेल और मेल के अंदर, सबके अंदर अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बॉयज की बात करूं तो यहां पर फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। वॉइस जो होती है, पहले आपकी वॉइस ऐसी है, हेलो आंटी कैसे हो आंटी, और अब तुम आंटी हेलो हेलो आंटी, आंटी भी डर जा रही हैं कि इसको क्या हो गया भाई है ना। तो वॉइस एकदम केबीसी वाली हो जाती है तुम्हारी। अगला, पेनिस एनलार्ज हो जाता है। उसके अलावा इरेक्शन पॉसिबल हो जाता है पेनिस का। ये सारी चीज होती है मेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या होती है? ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ निपल्स, उसके अलावा स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है अभी हम आगे बात भी करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है क्या, कॉमन चीजें क्या है मेल और फीमेल में, कॉमन जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहला तो पिंपल। पिंपल बहुत कॉमन है यार, सब में पिंपल हो जाते हैं। उसके अलावा हाइट एंड बॉडी प्रोपोर्शन चेंज, यानी हाइट बहुत तेज बढ़ने लगती है, बॉडी प्रोपोर्शन बदलता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ थिक हेयर इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया यानी प्यूबिक एरिया जिसको हम बोलते हैं, उन एरियाज पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। आगे, थिनर हेयर ऑन दी आर्म्स, लेग्स एंड फेस। अवेयरनेस ऑन वन ओन्स बॉडी एंड अदर इंक्रीजेस, ठीक है। यानी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इस समय पर लड़के शरारती हो जाते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी है कि वो लोग जिनके पापा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, सारे करतूत कारनामे वही लोग करते हैं। जिनके पापा मम्मी चिल है ना, वो बेचारे इन सब चीजों में नहीं पड़े हुए। जिनके पापा मम्मी स्ट्रिक्ट है, उनको सब करना है, आशिकी भी उनको करनी है ना, दोस्तों के साथ घूमने भी उनको जाना है, और पापा मम्मी को बताना भी नहीं है। देखा तुमने, नोट करा, ऐसा होता है मेनली, है ना। तो इन हार्मोनल चीजों की वजह से आपका मन इधर उधर छलांग मार रहा होता है इस एज पे, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन प्यूबर्टी, एट व्हाट एज डज इट अकर इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल, लिस्ट एनी टू चेंजेस। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर क्या बताओगे, एज जो होती है लड़कियों की 10 से 12 होती है, बॉयज की 12 से 14 होती है, और चेंजेस तो आप कोई भी लिख दो, वॉइस चेंज, ग्रोथ ऑफ हेयर्स, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए, अब आता है, देखो, मेल सेक्स सेल क्या है? स्पर्म सेल। फीमेल का क्या होता है बोलो? फीमेल का होता है ओवम, जिसको हम एग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एग भी बोलते हैं या तो ओवम भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है? देखो, ये होता है स्पर्म सेल, इस प्रकार से दिखता है, जबकि जो ओवम होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है और ऐसे राउंड शेप का होता है। तो इनका डिफरेंस देख लो। मेल जो होते हैं उनके अंदर ये जो जर्म सेल आ रहा है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, अभी बताऊंगा अभी। और फीमेल के अंदर ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा होता है यार, स्पर्म सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल एंड मोटाइल। मोटाइल यानी मोटा नहीं, मूव कर सकता है, ठीक है, इट कैन मूव। मिलियंस आर प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूसली। भैया इतने मिलियन तुम सोच भी नहीं सकते। और क्या, इसके पास एक टेल होती है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है। जबकि फीमेल की बात करें तो बहुत बड़े होते हैं और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकता। बस फीमेल के अंदर एक एग एक मंथ में एक ही बार रिलीज करा जाता है, ठीक है। यूजुअली वन ओवम रिलीज इन अ मंथ। इसकी शेप कैसी होती है? राउंड एंड डू नॉट हैव एनी टेल। टेल वेल नहीं होती, राउंड होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है जी, हमको ये समझ आ गया, है ना। अब हम फटाफट से आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, है ना। यही करके मुस्कुराओ मत, अभी चप्पलें पड़ेंगी ना तो घूम जाओगे, भंटर बना दूंगा, शक्तिमान बना दूंगा, ही मत करो, ठीक है, पढ़ लो। देखो, अब मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है ना बेटा, वो आपको समझना पड़ेगा, और इंटरेस्टिंग भी है, समझ आ भी जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आ जाओ भाई, देखना भाई। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम, और स्क्रोटम में होती है टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस है ना, ये जो टेस्टिस दिख रही हैं, ये बहुत जरूरी है भैया। क्यों? ये दो काम कर रही हैं, अगर तुम्हें याद हो, एक हार्मोन होता था टेस्टोस्टेरोन, यही तो बनाता था। उसके अलावा ये जो स्पर्म सेल है ना, वो भी यही बनाता है। तो स्पर्म सेल यहां से बनता है, फिर एक ट्यूब होती है, ये जो तुम ट्यूब देख पा रहे हो ना, ये वाली, इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डेफरेन। ये वास डेफरेन की ट्यूब जो है, स्पर्म सेल को लेके जाती है, लेके जाती है, लेके जाती है, लेके जाती है, लेके जाती है। अब रास्ते में उसको दो गुंडे मिल गए। दो गुंडों का नाम क्या था? पहला गुंडा था प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि इस जगह पर होता है, ये तुम देख पा रहे हो। और एक था सेमिनल वेसिकल, जो कि यहां पर है, तुम देख पा रहे हो, सेमिनल वेसिकल, याद रखना, ठीक है। अब ये दो गुंडे बोलते हैं, अच्छा स्पर्म सेल
कहाँ को चले? तो स्पर्म सेल कह रहा है भैया जी वो बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी सी मदद हम भी करते हैं तुम्हारी। तो भैया कैसे मदद करोगे? तो इन दोनों ने मिलजुल के दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भैया स्पर्म सेल बेचारा बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा दुनिया के अंदर, तो इसके हम दो मदद करते हैं। क्या दो मदद करी? पहली मदद, इसको फ्लूइड दिया, फ्लूइड यानी लिक्विड दिया ताकि फ्लो कर पाए, और दूसरा इसको न्यूट्रिएंट्स दिए ताकि जब ये फीमेल के अंदर एंटर करे तो फीमेल का जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो वहां मर जाता है ये मेनली, तो इसलिए इसको न्यूट्रिएंट्स दिए ताकि ये जिंदा रहे, ये मरे ना। तो स्पर्म सेल कहता थैंक यू भैया। अब इन्होंने इसका नाम स्पर्म सेल से बदल के सीमन कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सीमन। क्या कर दिया? सीमन। ठीक है, तो अब यहां पर सीमन बन चुका है और ये सीमन यहां से फ्लो कर रहा है, ये आपका पेनिस है, और ये जो बीच वाली लाइन तुम्हें दिख रही है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। मेल के अंदर सीमन और यूरिनेट दोनों आप एक ही जगह से करते हो जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इस एरिया को हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये पेनिस कहलाता है पूरा। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक एक करके सबके फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिस देखते हैं। टेस्टिस क्या करता है? लोकेटेड इन दी स्क्रोटम आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपने देखा हो जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। इसका भी रीजन है, आगे बताऊंगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन। दो चीजें याद रखना, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म सेल बनाना। किसका? टेस्टिस का। अगला स्क्रोटम। स्क्रोटम का एक सैक है, एक गुच्छा है जिसमें दो टेस्टिस आपकी रखी हुई हैं। ठीक है, अब इनको बाहर क्यों रखा जाता है? उसका आंसर ये है, कीप्स टेस्टिस एट द लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। देखो अगर बॉडी के अंदर टेस्टिस रहेंगी ना तो टेम्परेचर हाई रहेगा, और हाई टेम्परेचर में स्पर्म प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अगर स्पर्म को प्रोड्यूस करना है तो लोअर टेम्परेचर बॉडी को देना पड़ता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है? स्क्रोटम इसी वजह से बॉडी से बाहर है। ठीक है, अगला देखते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस कुछ नहीं है, ट्यूब है, ट्यूब कैरिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, ये कहां तक पहुंचाता है? ये टेस्टिस से लेता है और यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा तक स्पर्म को पहुंचाता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करते हैं? इनके दो काम है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? वास डेफरेंस की, नहीं सॉरी सेमिनल वेसिकल की, तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? ऐड फ्लूइड टू द स्पर्म, जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड दे देता है ये, है ना। और क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यानी ये जो दो भाई हैं, दो भाई दोनों तबाही, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों मिलकर एक तो फ्लूइड दे देते हैं और न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। याद रखना है, 2 पॉइंट। ठीक है जी, अगला आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? ट्यूब दैट रन्स थ्रू पेनिस, जिसमें से आप यूरिनेट भी करते हो और इसी से आपका सीमन बाहर निकलता है। और लास्ट होता है पेनिस, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है जी, बहुत सही, है ना। तो जैसे एक दो सवाल है यहां पर, वाई आर एक्सेसरी ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट देयर फंक्शन। देखो एक्सेसरी ग्लैंड यानी दो ऐसे ग्लैंड जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और तुम्हें याद होगा कौन? दो भाई दोनों तबाही, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। अब इनके काम क्या होते हैं? इनका काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहला फ्लूइड प्रोवाइड करना, और दूसरा क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो सेमिनल वेसिकल ऐड अ शुगर रिच फ्लूइड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, एनर्जी दे दी भाई ने। प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रीट अ मिल्की फ्लूइड दैट इंक्रीज स्पर्म मोबिलिटी, यानी स्पर्म तेज मूव कर पाता है, एंड हेल्प्स इन देयर ट्रांसपोर्ट। टुगेदर दीज सेक्रीशन मिक्स विद द स्पर्म टू फॉर्म सीमन। क्या बना लिया? सीमन बना लिया। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हमें समझ आ गया है। आगे बढ़ा जाए। Why are testes located outside the abdominal cavity? ये मैंने आपको बताया क्यों होती है, टू मेंटेन दी लोअर टेम्परेचर। अरे भैया स्पर्म बनाना है ना, अरे बनाना है, अगर बनाना है तो टेम्परेचर कम कर ले भैया, अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर कम करने के लिए क्या होता है? इसको बाहर लोकेट किया जाता है। अगला, व्हाट इज सीमन? सीमन क्या है? मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड सेक्रेटेड बाय टू ग्लैंड्स। वो जो दो भाई दोनों तबाही थे उनका जो मिक्सचर है उसको सीमन बोल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बार बार बता दिया, दो फंक्शन याद रखना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड बनाने के लिए स्पर्म सेल को मूव भी तो कराना है ना यार। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, कुछ सवाल देखते हैं। व्हाट आर टेस्टिस? टेस्टिस क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट होते हैं। राइट टू फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म सेल। ठीक है जी, आगे क्या बोला है? व्हाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड। ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड, बहुत बार। याद रखना, टेम्परेचर को कम रखने के लिए। ठीक है, ये जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे तो तुम एक बार रीड भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों दो काम करते हैं, पता है। टेस्टिस के दो काम है, टेस्टोस्टेरोन और अरे बोल दो भाई स्पर्म सेल। ठीक है ना, अब तो रटी गए होंगे। अब देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि एक बोला गया है, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम
लेबल दी पार्ट ए बी सी डी। आजकल ना डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, आजकल लेवल पूछे जाते हैं। तो देखो ए पार्ट कौन सा है, ये है हमारा ए पार्ट, ठीक है। ये हमारा बोला गया है बी पार्ट, देख रहे हो, देख रहे हो, ये वाला बोला गया है बी पार्ट, ये है डी पार्ट। ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, वास डेफरेंट, वास डेफरेंट है ना, वास डेफरेंट ट्यूब। और ये क्या है, यहां पर पेनिस होता था। तो ये वाला जो पार्ट है ये है यूरेथ्रा। क्या, अरे याद कर, कौन सी ओपनिंग होती थी, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती थी, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे बताओ ये ए और ये बी पार्ट कौन कौन से होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, जो ए पार्ट होगा वो होगा यूरेटर। क्या होगा, यूरेटर। देखो यूरेटर ये वाली नली है, ये नली कहां पर जा रही है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर पे जो नली जा रही थी पिछले चैप्टर में, यूरेटर, ठीक है। और ये ग्लैंड कौन सा है, पहले कौन सा ग्लैंड आता है, सेमिनल वेसिकल, है ना। कैसे याद करोगे, पहले आता है एस, बाद में आता है पी, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, एसपी, एसपी ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर पूछा जाता है नेम दी हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टी, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। स्टेट दी फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बी और सी का आपको फंक्शन बताना है। बी क्या है, ये है सेमिनल वेसिकल, और सी क्या है, ये है हमारा यूरेथ्रा। तो इनके आपको फंक्शन बता देने हैं। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ऐसे लेबलिंग पे सवाल आते हैं, मैं आपको मेनली ये बताना चाहता था। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बोला ना कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। कुछ कुछ लोगों को तो मजा भी आ रहा है है ना। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में हम जान रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड, है ना। तो याद रखना, अब तुम बोलोगे भैया इतने सारे नाम वगैरह कैसे याद करें, भैया नाम याद कर लो, पर्ची वर्ची से कुछ नहीं होगा, पर्ची वर्ची ले जाओगे तो पकड़े जाओगे, थप्पड़ पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए याद कर लो। एक तो हमारे आसपास में फोटोकॉपी वाले भैया हुआ करते थे ना स्कूल में, उन भैया को तो ये तक पता था कि एग्जाम से पहले चिट प्रिपेयर करके रखनी है ना, तो पहले ही रखते थे, उनका बिजनेस है ये, चिट प्रिपेयर करके रखते थे। जैसे किसी का एग्जाम है तो उसको चिट भी पकड़ा रहे हैं, बट तुम मत करना, पकड़े जाओगे पिटोगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ इस प्रकार से होता है। पहले मैं आपको फंक्शनिंग समझा देता हूँ, पार्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले होती है वजाइना। क्या होती है वजाइना, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें कि पेनिस एंटर करता है, पेनिस याद आ गया, पेनिस इसमें एंटर करता है। अब ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये जो वी शेप तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। और यूट्रस और वेजाइना को जो चीज अलग करती है, एक मस्कुलर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स, जो कि एक मस्कुलर कवरिंग है, जो कि इन दोनों को अलग रखती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर ये जो तुम्हें दो ट्यूब दिख रही हैं, एक ट्यूब ये, एक ट्यूब ये, इसको हम बोलते हैं क्या, बोलो, फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसका एक और नाम होता है ओविडक्ट। क्या बेटा, ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में यहां पर एक ओवरी है और यहां पर एक ओवरी है, तो यहां पर आप दो ओवरी देख पाते हो। अब ये जो ओवरी है ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, बोलो, अरे फीमेल का जो गैमिट है यानी एग सेल को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। अब होता क्या है, हर महीने में एक बार, पहले थ्योरी समझ लो, मैं आपको दिखा दूंगा डेफिनेशन वाइज, तुम समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम समझ गए ना, लिख के तो तुम खुद आ जाओगे यार क्या दिक्कत है। देखो ये ना एग को प्रोड्यूस करते हैं, हर महीने में फीमेल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहां से मान लो एग प्रोड्यूस हुआ और वो एग यहां पर पुश हो जाता है, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में एग आ गया, ठीक है। तो अब मान लो यहां पर पेनिस आया था और पेनिस ने अपने स्पर्म सेल को रिलीज करा। अब ये जो स्पर्म सेल है तैरता 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 तैरता, देखो स्पर्म सेल इज वेरी गुड स्विमर, बेटर देन यू ठीक है। तो तैरता 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 यहां पर आ गया, यानी फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल दोनों मिल गए, अरे मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जैसे ही यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, याद आ गया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। अब वो जो एम्ब्रियो है ना, उसको फेलोपियन ट्यूब पुश करती करती पुश करती करती यहां पर ले आएगी, यानी बीच में ले आएगी यूट्रस में, और वो जो एम्ब्रियो होगा वो ऐसे यूट्रस में लग जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, लिखवा दूंगा सब, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। क्या बोला मैंने, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो आकर यूट्रस की जो वॉल है, ये यूट्रस की वॉल है, इनमें आके चिपक गया, इनमें आके चिपक गया, ठीक है। अब क्या होगा, इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, ये बड़ा होगा, है ना। अब ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। तो वो एम्ब्रियो फीटस के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर एक ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो बेबी कहां से प्रोड्यूस होगा, यूट्रस से नीचे, यानी वेजाइना से बाहर आएगा। तो आपकी मम्मी जो आपको बोलती है कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तो मम्मी को बताना, मम्मी पेट में नहीं रखा, मम्मी यूट्रस के अंदर रखा है। पेट में तो HCl होता है भाई, अगर HCl और तुम एक साथ होते तो तुम
ठीक है, हाँ, तो यूट्रस में रखा था उन्होंने एक्चुअली में। अब एक एक करके इन सबकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरी क्या होता है। ओवरी पेयर्ड ऑर्गन इन द लोअर एब्डोमेन, वन ईच साइड, हर साइड पे एक होता है। प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट, यानी एग सेल को प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा इसका एक और काम होता है, ये एक हार्मोन को सेक्रेट करती है, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, तुम्हें याद होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद है ना, आई होप याद हो। अगला है ओव्यूलेशन। अब देखो, मैंने आपको बताया हर महीने एक एग रिलीज होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ वन एग एवरी मंथ इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, हर महीने में जब एग रिलीज हो रहा होता है उस टाइम को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। द प्रोसेस इन द ओवरीज वंस इन एवरी मंथ, जब एग रिलीज होता है उसको हम बोल रहे हैं ओव्यूलेशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। अगला आता है फेलोपियन ट्यूब, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इनका काम क्या है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद रखना, कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूज कहां पर होता है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉम्ब। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है, वो जो मैंने आपको बताया ग्रोइंग एम्ब्रियो, है ना, ग्रोइंग एम्ब्रियो जो था वो यहां पर आता है, चिपक जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो इंप्लांट इन द यूट्रीन लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मैं समझा देता हूं बेटा, होता क्या है, वो जो लाइन होती है ना यूट्रस की लाइनिंग, उसका नाम होता है एक, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 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 एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो उस पर चिपका, उस प्रोसेस को हम इंप्लांटेशन बोलते हैं, है ना। वो चिपकता किससे, एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है ना, यूट्रीन लाइनिंग यानी उसकी जो वॉल होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे चिपक जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम इंप्लांटेशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन। आगे बढ़ते हैं। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक मस्कुलर पार्ट है ना, कनेक्ट यूट्रस टू वेजाइना। बहुत बढ़िया। वेजाइना क्या होता है, मस्कुलर कैनाल फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक मस्कुलर कैनाल होता है जिसमें पेनिस आता है, आपको पता ही है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब एक दो डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पूरा समझा चुका हूं। अब थ्योरेटिकली आप देख लो, होता क्या है, स्पर्म जो होता है स्विम्स टुवर्ड्स द फीमेल एग, है ना, वो स्विम करता है। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज, सिर्फ एक, हजारों में से, मिलियंस में से एक। तो बेटा तुम वही हो जिसने रेस जीती है। तुम अभी कंपटीशन से डर रहे हो ना, तुम रेस जीत के आए हो, तुम इकलौते ऐसे स्पर्म से जिसने की रेस जीती थी। चलो, फर्टिलाइज एग जाइगोट मूव टुवर्ड्स द यूट्रस, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में जाता है। वहां पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम पे ये चिपक जाता है। एंडोमेट्रियम पे क्या हो जाता है, ये इम्प्लांट हो जाता है। और फिर क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डिवाइड होता है ना। एम्ब्रियो किस में होता है, एम्ब्रियो फीटस में, जो मैं आपको बता रहा था, फीटस में डेवलप होता है। तो अगर पूरी साइकिल आपको देखनी है, पूरी साइकिल आपको देखनी है, तो मैं एक बार आपको ऐसी साइकिल बता देता हूं। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस के बाद बेबी, क्यूट क्यूट बेबी। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो कि भैया वो इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन बता दो। तो इम्प्लांटेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस वेयर फर्टिलाइज्ड एग अटैचेस टू दी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की लाइनिंग पे चिपक जाता है, अटैच हो जाता है ना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, हमको ये भी समझ आ गया। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज, यानी एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे हम अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, बट इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव में, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ओवरी। ओवरी क्या होता था जी, है ओवरी क्या, अरे ओवरी एग देता था, और हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। हाँ, ओविडक्ट क्या होता था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहां पर फ्यूजन होता है। यूट्रस क्या करता है, इम्प्लांटेशन में मदद करता है। फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, बताओ बताओ। अरे मूर्खो, ये फेलोपियन ट्यूब कहीं सुना सुना नहीं लग रहा, अरे ओविडक्ट ही फेलोपियन ट्यूब है। तो आंसर दोनों का सेम लिखना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना। चलो आ जाओ, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम पार्ट 1 to 5। आ जाओ देखते हैं। पार्ट 1, ये तो है फेलोपियन ट्यूब, आप देख सकते हो, ये है ओवरी, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, वो मस्कुलर जो मैंने तुम्हें बताया, और ये है वेजाइना। बहुत सही। चलिए, ऐसे लेवलिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, हमने 2 सवाल कर लिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तुमने कभी सोचा है, ये जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्या बच्चे के पास जोमेटो है क्या, हेलो जोमेटो वाले भैया, आज एक बर्गर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसा करो, वो कोक और ऐड करा दो। अच्छा भैया, फिर अगर मंगवा ही रहे हो तो एक फ्रेंच फ्राइज और हो जाए तो वो तो फोन नहीं कर पा रहा बेचारा, कैसे फोन मिलाएगा बेचारा बच्चा बैठ के, बताओ सोचो। तो न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है? तो एक ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा।
ऐसे मान लो कि ये बच्चों का जोमेटो स्विगी है ठीक है, प्लेसेंटा बच्चों का जोमेटो स्विगी, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड द यूट्रीन वॉल। देखो एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है ना, मदर का क्या है यूट्रस, और एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। तो एक्चुअली में हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए हम वो मम्मी से ही तो लेंगे, ऑब्वियस सी बात मम्मी से लेंगे। तो उन दोनों के बीच में जो जोमेटो स्विगी का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का पहले तो फंक्शन देखो, दो मेन फंक्शन है। पहला, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, यानी जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है मम्मी से वो क्या ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। दूसरा, वेस्ट, क्योंकि देखो बच्चा बड़ा हो रहा है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, CO2 भी रिलीज करेगा, तो वो सारा वेस्ट और CO2 मम्मी के ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 पासिस फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर ब्लड, ठीक है जी। यानी ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो इसके मेन फंक्शन है जो कि बार बार पूछे गए हैं, किसके, प्लेसेंटा के, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो प्लेसेंटा के पास ना एक बड़ी खतरनाक चीज होती है जो कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी थी, याद करो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ, विलाए, यस। तो पता क्या होता है, इनके पास विलाय होता है एम्ब्रियो साइड में, यानी ऐसे इमेजिन करो, ये है, ये क्या है, ये है यूट्रस, ठीक है, ये है एम्ब्रियो। तो इनमें विलाय होता है किसकी तरफ, यूट्रस साइड पे, है ना, यूट्रस बोल रहा हूं, सॉरी, एम्ब्रियो साइड पे, यूट्रस साइड पे नहीं, एम्ब्रियो साइड पे, है ना। एम्ब्रियो साइड पे क्या होते हैं, इसके पास विलाय प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना एम्ब्रियो साइड पे विलाय प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और विलाय का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि जो ब्लड से अब्जॉर्प्शन वगैरह करना है, ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन करना है, वो सारा अब्जॉर्प्शन बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और अगर मैं मदर साइड की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, ब्लड स्पेसेस अराउंड द विलाय, यानी इस तरफ में ब्लड स्पेसेस होती हैं। आप बस इतना याद रखो, विलाय जो होता है वो कहां पर होता है, एम्ब्रियो की तरफ होता है। MCQ पूछा गया था इसलिए इतना बार बार बोल के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा प्लेसेंटा क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है, काम इसका जोमेटो स्विगी वाला है। एक काम है न्यूट्रिएंट, दूसरा है वेस्ट, एम्ब्रियो से मम्मी में वेस्ट, मम्मी से न्यूट्रिएंट्स बच्चे के पास, एम्ब्रियो के पास, ठीक है जी। स्ट्रक्चर कैसा है, विलाय कहां पर होता है, एम्ब्रियो साइड पे, बात खत्म। चलो बहुत बढ़िया, प्लेसेंटा इज जोमेटो वाले भैया ऑफ एम्ब्रियो, ओए होए होए क्या स्ट्रक्चर बनाया है देख रहे हो, देख रहे हो, इसको देखो कितना क्यूट है भाई। चलो बहुत सही, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद स्पर्म, यानी हमें मैच दी कॉलम खेलना है, मैच दी कॉलम खेलना है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ये आएगा, ठीक है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहां होता है बेटा, यूट्रस में होता है। साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहां से एंटर करता है, वेजाइना से। साइट थ्रू विच वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, प्लेसेंटा। तो हमने मैच द कॉलम खेल लिया, चलो और देखते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटा, एक स्पेशल टिश्यू है जो कि कनेक्शन बनाता है एम्ब्रियो और यूट्रस की लाइनिंग के बीच का, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ डज प्लेसेंटा हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो न्यूट्रिएंट वाला, एक वेस्ट वाला, उससे काम बन जाएगा, ठीक है जी चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस वंस अ स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट टिल इट बिकम्स अ फीटस, यानी पूरा आपको प्रोसेस बताना है, पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, उसके बाद एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है प्लेसेंटा से, एंड फाइनली क्या बनता है, फीटस बनता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। अब फीमेल के अंदर एक आखिरी टॉपिक जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, आपने भी सुना होगा, लड़कों को मैं बोल रहा हूं, लड़कियों को तो पता ही है, सुना क्या होगा, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, देखो यार, एक टेबल से समझे, एक टेबल से समझे, एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं, देखो ये है फीमेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या होता है, महीने में एक बार जब एग आता है, एग रिलीज हुआ, एग जैसे ही रिलीज होता है ना, तो ये जो फीमेल का ये जो पोर्शन है ना, यूट्रस, ये अपनी वॉल को थिक कर लेता है, ये अपनी वॉल को क्या कर लेता है, थिक कर लेता है। क्यों कर लेता है, एग्जांपल देता हूं इमेजिन करो आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, सोफा वोफा साफ कर देंगी, रख देंगी, चेयर्स लगा देंगी, करती है ना। सिमिलरली जैसे एग रिलीज होता है तो इसको लगता है, यूट्रस को लगता है कि भैया अब स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, अच्छा फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर तो एम्ब्रियो आएगा, और एम्ब्रियो मेरे से जुड़ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गद्देदार सीट बना देता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वॉल को थिक कर देता हूं, है ना, देख रहे हो,
यूट्रस भी तुम्हारी तरह ओवर थिंकिंग कर रहा है जैसे कि तुम रात रात बैठ के अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता, करते ना ओवर थिंकिंग, वैसे ही है देखो यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग। तो मतलब क्या होता है, इसकी लाइनिंग थिक हो जाती है, ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग बन जाती है। अब क्या हुआ, धोखा हो गया, स्कैम हो गया, मेहमान आए नहीं, यानी स्पर्म सेल आई नहीं। अब जब स्पर्म बेचारा नहीं आ पाता, नहीं आता, तो कुछ दिनों बाद ये जो लाइनिंग होती है ना, ये टूटने लगती है ना, किसकी फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस की फॉर्म में। और वो जो लाइनिंग है वो कहां से गिरती है, वेजाइना से नीचे गिरने लगती है, वेजाइना से नीचे गिरने लगती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बस इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कब होता है, अकर्स व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है। ठीक है जी। द रिलीज्ड एग सर्वाइव फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन के लिए एग सर्वाइव करता है। और जब क्या होता है, यूट्रीन लाइन बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, है ना, वो एकदम थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, टू नरिश द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, है ना, उसके लिए वो एम्ब्रियो के लिए तैयार हो जाती है। बट होता क्या है, नहीं हुआ, नहीं आया स्पर्म सेल, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, तो अब क्या होगा, वॉल टूट के नीचे गिरने लगेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस मंथली साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फ्रॉम 2 to 8 डेज, यानी 2 से 8 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, एक ऐसी एज होती है जब ये साइकिल स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज होती है, यानी 12 साल पे फीमेल की ये साइकिल स्टार्ट होती है, जिसको हम मिनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनार्क, द टाइम व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। और कई सालों बाद, यानी जब आप 50 प्लस के हो जाओगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जाके रुक जाएगी, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। पॉज लग गया, मीनोपॉज, नेचुरल स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है, दो रास्ते हैं, देखना। फीमेल थी, ओवरी था, ओवरी ने एग को रिलीज कर दिया। अब एग को रिलीज करते क्या हुआ, यूट्रस ने बोला अरे 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 एग 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 एग, तो मैं क्या करता हूं, लाइनिंग को थिक कर लेता हूं। तो यूट्रस ने अपनी वॉल को थिक कर लिया। अब दो रास्ते हैं, या तो स्पर्म आएगा या तो नहीं आएगा। स्पर्म अगर आया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, फाइनली प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है जी, वो हमें पता है। और अगर नहीं आया तो क्या होगा, नहीं आया तो जितना भी वो यूट्रस वॉल थी जो ब्लड और म्यूकस की थी, वो नीचे गिरने लगेगी, शेड डाउन करने लगेगी, और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो केसेस आपको समझ आने चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देख लो कितनी बार क्वेश्चन आएंगे, मैं भी दिखाता हूं। एक सवाल कहां गया, ये रहा, नहीं ये नहीं, यही वाला होगा। ठीक है, हाउ डज यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, बी वाला पार्ट देखो कैसे प्रिपेयर करता है, वो अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है। ठीक है, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ by thickening its inner lining and developing many blood vessels to nourish the embryo after implantation, पहले से तैयारी कर लेता है। ठीक है, what happens when the egg is not fertilized, अगर एग नहीं हुआ फर्टिलाइज, धोखा हो गया, तो क्या होगा, तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, the thick lining of the uterus breaks down and bleeds out, यानी ब्लड की फॉर्म में नीचे गिरने लगती है, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। ठीक है, आज इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेल फीमेल खत्म हो गया, एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उसने तुम्हें इग्नोर करा था ना बेटा वैसे तुम भी इसको इग्नोर कर दोगे, लेकिन पेपर में ये तुम्हें इग्नोर कर देगा, क्योंकि पेपर में से सवाल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है यार, ओवरऑल वेलबींग है ना। देखो दो चीजें हैं, रिप्रोडक्शन से कुछ बीमारियां भी फैल सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज। और उसके अलावा रिप्रोडक्शन से कभी कभार अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो हमारे दो मोटिव हैं, एक तो एसटीडी को बचाना है, एक अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाना है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते क्या हैं। These disease are infections that spread from one person to another through sexual contact. ठीक है, अब इसके अंदर भी दो वैरायटीज हैं। कुछ एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया करते हैं, कुछ वायरस करते हैं। नाम याद रखना, एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू दो डिसीज होते हैं, एक गोनोरिया, गोनोरिया, और एक होता है साइफिल्स, है ना, गोनोरिया साइफिल्स। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं बात करूं वायरस की वजह से कौन से हो रहे हैं, तो एक बहुत फेमस है जो कि आपने सुना होगा, एड्स, एचआईवी एड्स सुना होगा। उसके अलावा एक और होता है वॉट्स, जेनिटल वॉट्स, है ना। तो ये दो बीमारी आपको याद रखनी है, एचआईवी एड्स, वॉट्स, और यहां पर साइफिल्स और गोनोरिया। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गया एसटीडी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाना है। Contraception is the method of preventing pregnancy by stopping the sperm from reaching the egg or by preventing fertilization and implantation. हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है।
किसी भी हालत में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, हमें फर्टिलाइजेशन को रोकना है। अब कॉन्ट्रासेप्शन के बेटा 4 मेथड होते हैं और इन पर सवाल आता है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट द वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एंड एक और आता है विच कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इज बेटर है ना, ये भी पूछते हैं, वो भी बताऊंगा, सब बता दूंगा तुमको। 4 मेथड है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट यूजफुल मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्या? मैकेनिकल या फिर फिजिकल बैरियर मेथड। बैरियर यानी ऐसे समझो, गाड़ी जा रही थी, अगर तुम सामने बैरियर लगा दोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, है ना। तो सेम इस मेथड में क्या होता है कि स्पर्म जा रहा था बट हमने बैरियर लगा दिया जिससे कि स्पर्म रुक गया। तो याद देखना, यहां पर हम कॉन्डम्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉन्डम्स मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आते हैं। उससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो रुक जाता है और उसको हम प्रिवेंट कर पाते हैं फ्रॉम रीचिंग एग सेल, एग सेल तक वो पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। अब ये सबसे बेस्ट क्यों है भैया? ये कॉन्ट्रासेप्शन तो है ही, उसके साथ साथ ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। याद रखना, वन ऑफ द बेस्ट मेथड बिकॉज इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एसटीडी, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज थे उससे भी बचा के रखता है भैया। क्या बढ़िया चीज है यार, है ना। तो इसके अंदर कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड बेसिकली फीमेल्स के अंदर होता है, कुछ पिल्स आती हैं, वो पिल्स क्या करती हैं, हार्मोन के अंदर चेंजेस कर देती हैं, जिससे कि जो एग रिलीज होने वाला होता है वो या तो होता नहीं है या तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन सच एज ओरल एंड वजाइनल पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, या तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, अल्टर सर्विकल म्यूकस और चेंज द यूट्रिन लाइनिंग टू प्रिवेंट इंप्लांटेशन, या तो यूट्रिन लाइनिंग जो होती है उसको चेंज कर देगा ताकि एम्ब्रियो आकर इंप्लांट ही ना हो पाए, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं आईपिल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। दीज मेथड मे हैव साइड इफेक्ट एंड डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज। याद रखना, केमिकल मेथड एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करता एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस तरीके को अडॉप्ट करो। फिर आता है हमारा तीसरा मेथड जो कि है आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है? इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडी, ठीक है। इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना बेटा, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अच्छा, यूट्रीन से मिलता जुलता शब्द क्या है? यूट्रस है भैया, और यूट्रस तो मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज यूट्रस। अरे बोल दे भाई, यूट्रस क्या था? वो वाला पार्ट था ना फीमेल के अंदर। हाँ, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक स्मॉल, मतलब हम नहीं, डॉक्टर, हम क्यों करेंगे भैया, है ना, एक टी शेप्ड का कुछ होता है जिसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं, है ना, टी शेप्ड का होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, ये क्या है? यूट्रस। तो इसके अंदर क्या होता है, टी डाला जाता है, जो कि टी कुछ इस प्रकार से होता है, कॉपर का एक ऐसा टी डाला जाता है। तो अब क्या होता है, जब स्पर्म जो आएगा ना, वो स्पर्म इससे आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, तो स्पर्म यहीं रुक जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो इसके अंदर कॉपर टी और द लूप प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी कैन कॉज यूट्रीन इरिटेशन इन सम केसेस। अब ये भी उतना अच्छा नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन तो करता ही है लेकिन एसटीडी से तो ये भी नहीं बचाता, सिंपल सी बात है। फिर आता है लास्ट मेथड जो कि है सर्जिकल मेथड। इस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं। देखो, सर्जिकल मेथड दोनों के किए जा सकते हैं, मेल के भी फीमेल के भी। अब मेल वाले को हम बोलते हैं वेसिक्टोमी और फीमेल वाले को ट्यूबेक्टोमी। समझाता हूं, जैसे मेल की बात करता हूं, ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तुम्हें याद है वो वास डिफरेंट, अरे वो ट्यूब, हाँ। तो पता है क्या करते हैं, इस ट्यूब को काटते हैं, दोनों एंड से बांध देते हैं। अब इससे क्या होगा, जो स्पर्म सेल यहां से निकलेगा वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, और जो स्पर्म सेल ही आगे नहीं पहुंच पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम वास डेफरेन को काट के बांध रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है क्या? वेसिक्टोमी। क्या होता है बेटा? वेसिक्टोमी, ब्लॉकिंग दी वास डिफरेंस टू प्रिवेंट दी स्पर्म ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं वेसिक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट को काटते हैं, यहां पर बांध देते हैं। तो क्या होता है, जो स्पर्म आता है वो बेचारा यहीं रह जाता है, वो आगे पहुंच ही नहीं पाता, और जब वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा तो कैसे होगा भैया फर्टिलाइजेशन? यस, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ब्लॉकिंग द फेलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर, एग ट्रांसफर से प्रिवेंट करने के लिए ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये सर्जिकल मेथड होते हैं, ये सेफ होते हैं, है ना, लेकिन इससे भी एसटीडी नहीं प्रिवेंट हो रहा है, एसटीडी सिर्फ एक से हो रहा है जो कि है बैरियर मेथड, जिसके अंदर कॉन्डम्स आते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइनली देखो कितनी बार आया, 16, 17, 18, 18 नहीं सॉरी 19, 20, 23, 24, 25। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज
पहले तो डेफिनेशन बता दो, एसटीडीज क्या होते हैं? दोज आर द इन्फेक्शंस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, वो आपको पता ही है। ठीक है, अगला आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी आपको बताना है, एक एग्जांपल देना है बैक्टीरिया की वजह से कौन सा हो रहा है, और एक एग्जांपल वायरस का, मैंने बोला था पूछा गया है, तो इसलिए याद रखना बैक्टीरिया में आप गोनोरिया साइफल्स में से कोई भी लिख के आओ, और वायरस में आप एड्स, वो तो आपको याद रहेगा ही, उसके अलावा और कोई लिख के आओ, है ना, जैसे वाट्स आप यहां पर लिख के आ सकते हो, हेपेटाइटिस को काट लो, यहां पर आप वाट्स लिख के आ सकते हो, है ना, जेनिटल वर्ड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी टू मेजर टू प्रिवेंट देम, यानी इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल सा मेथड है जो कि है क्या? कॉन्डम मेथड, है ना। कॉन्डम मेथड एक बहुत बैरियर मेथड जिसको हम बोलते हैं, उस मेथड की मदद से आप प्रिवेंट कर सकते हो। बाकी दूसरा इसका एक और तरीका है, टू मेंटेन अ हाइजीन, ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये दो मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लिस्ट 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, 4 बताएं, 3 कोई भी लिखिए आओ, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड, बैरियर मेथड, या फिर केमिकल मेथड, केमिकल पिल वाला मेथड। ठीक है, हाउ डू दे हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, ये लॉजिकल क्वेश्चन। देखो अब इससे क्या होगा, अनवांटेड चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी। व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन दी सोसाइटी, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका भी आप लॉजिकल आंसर लिख के आ सकते हो। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescents and STDs, to promote safe and hygienic practices, to control population growth। इस वजह से हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे तभी तो एसटीडी से हम बच पाएंगे, पहली चीज। उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल ला पाएंगे। इंडिया के अंदर तो बहुत जरूरत है भैया, इंडिया का जो हाल हो रखा है। ठीक है, फाइनली दोस्तों यहां पर ये बड़ा सा चैप्टर हमारा हो जाता है समाप्त। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। टाटा बाय बाय गुड बाय बोल दो, क्योंकि इस चैप्टर को पीके भैया ने पूरा डिटेल के अंदर डिंग 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 करके आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया हो, मजा आया हो। और एक चीज याद रखना, एग्जाम्स तुम्हारे पास आ गए हैं, मुझे पता है यार, आप जितना समय वेस्ट कर रहे हो ना, उस समय को वेस्ट करना कम करो, क्योंकि भगवान ना करे अगर कभी आप हॉस्पिटल जाओगे ना, कभी आपको बीमारी हो जाए और आप हॉस्पिटल में हो, पता है जिन दोस्तों के साथ आज आप अपना समय बिताते हो, अपने कई घंटे लगाते हो, मोबाइल गेम्स खेलते हो, जो भी करते हो, चैटिंग करते हो, वो दोस्त कुछ दिन तो आपको हॉस्पिटल में देखने आएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन, उसके बाद ना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। सिर्फ आपके माता पिता, आपकी मम्मी आपके बगल में बैठी रहेंगी पूरे पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक, चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल हो। आखिरकार ना आपके माता पिता ही आपके साथ रहेंगे, आपके काम आएंगे जब आप कोई कठिन परिस्थिति में फंसोगे। इसलिए अपने लिए ना सही, उनके लिए मेहनत कर लो यार। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।